हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का सैम्पल पेपर जो टर्म के लिए है आपके लिए। तो आपको इसका पीडीएफ लिंक पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के, और दूसरी बात कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो डिस्कस करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे गाइस और बहुत ही डिटेल में करेंगे। अगर आपने इस वीडियो में जो भी चीज़ बताया जा रहा है उसको फॉलो किया तो आपके जरूर अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बता रखा है गाइस, तो उसमें आपको बता रखा है कि आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है। तो ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों? ABC। और दूसरा ट्राइंगल क्या है? PQR। फिर इसमें कहता है कि AB QR के इक्वल है, BC PR के इक्वल है, CA PQ के इक्वल है। तो बताइए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट है, यानी कि करेक्ट है, जो कि इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप डायरेक्टली क्या करो, ऑप्शन वाले में डायरेक्टली ऑप्शन से करोगे तो जल्दी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है गाइस, फिर भी मैं आपको इसका डिटेल में सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है? ट्राइंगल बनाना है ABC, और दूसरा ट्राइंगल क्या है दोस्तों? PQR। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का बिना ट्राइंगल के भी सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास इंफॉर्मेशन है और उसी का यूज करेंगे। तो ABC में क्या दे रखा है? देखो, AB किसके इक्वल है बेटा? QR के। तो AB किसके इक्वल है बेटा? QR के। फिर क्या कहता है? BC किसके इक्वल है? PR के। तो BC किसके इक्वल है? PR। ये रहा, तो यानी इसके इक्वल है, 2 लाइन खींच दी मैंने। CA किसके इक्वल है बेटा? PQ के। तो CA पे 3 लाइन खींच दे और ये PQ बता दी। हम ये 3 लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमें यहाँ पे बताया नहीं गया कि कौन सी साइड किसके इक्वल है। ये बताया गया कि एक साइड एक ही साइड के इक्वल है, ऐसा थोड़ी बताया गया कि AB BC और CA तीनों साइड इक्वल है, ऐसा नहीं बताया गया। तो हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। फिर अब जो हमारे पास ऑप्शंस है उसमें फॉलो करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले बड़े ध्यान से देखोगे ना आप, तो पहला जो ऑप्शन है, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ। देखो, जब भी ट्राइंगल दे रखा हो ऐसे करके ABC और यहाँ पे PQR, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि इसके जो शुरू के दो हैं वो इसके इक्वल होंगे। ठीक है, कब? जब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा? सर्वांग सम। क्या होंगे? सर्वांग सम। इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप क्या मान के चलोगे कि इसके स्टार्टिंग के दो इसके स्टार्टिंग के इक्वल होंगे। फिर मैं क्या बोलूँगा, हम बोल सकते हैं दोस्तों इसके लास्ट वाले दो इसके लास्ट वाले दो के इक्वल होंगे। और हम क्या बोल सकते हैं, पहले के और तीसरे के, और इसका पहला और तीसरा क्या होगा बेटा? सेम होगा। तो यहाँ पर भी यही चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है? AB है। AB है हमारे पास। आप कहोगे सर यस सर AB है, तो AB किसके इक्वल दे रखा है? QR के। तो AB यहाँ पर भी किसके इक्वल होना चाहिए? QR के। बट यहाँ पे किसके इक्वल है? PQ के। जबकि AB और PQ इस वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है, बट हमारे पास पता है PQ किसके इक्वल है। अब बोलोगे सर CA के। और यहाँ पे AB किसके इक्वल है? QR के। यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया बेटा? गलत हो गया, क्योंकि दोनों के दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर AB की जगह क्या आना चाहिए? यहाँ पर अगर AB यहाँ पे क्या है? QR है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरीके से होता तो हम कहते हैं सही है ये। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन क्या है? चलो दूसरा बाद में बताऊंगा कि तो इसका सॉल्यूशन ही है। मैं आपको तीसरे से प्रूव करके दिखाता हूँ है कि नहीं। देखो तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है? BA। क्या है बेटा? BA। हमारे पास BA है कहीं भी? आप कहोगे सर यस सर BA ये रहा। B से पहले में गया A के पास, तो ये रहा। और इधर क्या है? QR। यानी कि जैसे मैं इधर पीछे से जा रहा हूँ ना इधर की तरफ, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? RQ। तो इधर देखो, यहाँ पे शुरू के दो क्या है? BA। तो BA किसके बोलना चाहिए? QR। तो यहाँ पे आ रहा है QR? नहीं आ रहा। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है बेटा? गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं सबसे पहले क्या है? CB है। CB हमारे पास कहीं भी है, आप ध्यान से देखोगे तो बेटा CB है हमारे पास। देखो ये रहा CB है ना, यानी कि BC और CB तो एक ही मतलब है। तो ये BC किसके इक्वल है? आप बोलोगे सर BC किसके इक्वल है? PR के। या फिर जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? CB, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ CB, तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं? RP। तो देखो यहाँ पे CB किसके इक्वल है? PR के, है ना? PR। ठीक है बेटा, चलो मैं एक और ऑप्शन दोबारा चेक कर ले रहा हूँ। हाँ बेटा, यही ऑप्शन है इसका। ठीक है, देखो CB दे रखा है ना, बोलोगे CB किसके इक्वल है? PR के दे रखा है। ठीक है, जैसे हमने शुरू के दो चेक करे, तो अब क्या चेक करके देखते हैं? आखिरी के दो क्या दे रखा है लास्ट में? BA। और BA हमारे पास ये रहा। BA किसके इक्वल है बेटा? QR के। अगर मैं इसे BA लिख रहा हूँ तो इसे मैं क्या लिखूँगा? RQ लिखूँगा। तो देखो यहाँ पर भी आ रहा है हमारे पास BA RQ आ रहा है। दो चीज़ें हो चुकी है। ठीक है बेटा, अब हमने क्या बोला? जब पहले चेक कर लिए, लास्ट के चेक कर लिए, और पहले और लास्ट के चेक करते हैं। तो पहला क्या है? C और फिर क्या है? A, यानी कि CA बोल रहा हूँ। तो इसका क्या बन रहा है यहाँ पे? P और Q, यानी पहला और लास्ट का। तो देखो CAPQ, ये तीनों चीज़ें सेम होंगी हैं। इसका मतलब पक्का जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से ये ऑप्शन क्या है बेटा? करेक्ट है।
अगर आप चाहो तो इस ऑप्शन को भी वेरीफाई कर सकते हो, ये भी गलत पाएगा। देखो कैसे, हमारे पास क्या है, BC है, तो BC देखो यहाँ पे कहाँ से रखा था BC, ये रहा BC किसके इक्वल है, PR के, तो BC यहाँ पे किसके इक्वल होना चाहिए था, PR के, बट यहाँ पे क्या है, PQ है, तो ये तो गलत हो गया, PQ तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे क्या होना चाहिए, PR, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से क्या करो, आप वीडियो को रोक करके अब ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है इसको जल्दी से नोट डाउन करो साथ के साथ, जिससे कि आपको फ्यूचर में फायदा भी हो। तो करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि एक संख्या क्या है, अपरिमेय है, अ नंबर इज इर्रेशनल। क्या बेटा कहता है, एक नंबर है वो इर्रेशनल है, पर आपको जैसे इर्रेशनल वर्ड समझ में आए, सुनाई दे या दिखाई दे, तो आप क्या समझोगे कि इर्रेशनल होता क्या है, उसकी जितनी प्रॉपर्टी है सारी याद आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो कह रहे हैं जो इर्रेशनल नंबर है ना, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बेटा, क्या पूछ रहा है, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किस तरीके से आप दिखाते हो। तो जो एक अपरिमेय संख्या, उसका दशमलव पूछ रहा है। दशमलव निरूपण का मतलब होता है कैसा दिखता है, क्या पूछ रहा है बेटा, कैसा होता है। ठीक है, तो कैसा होता है, 4 ऑप्शन आपके पास है, इन ऑप्शन में से आपको टिक करना है। तो आप मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पॉइंटर्स सारे क्लियर कर दूंगा, आपको बस ध्यान देना है। तो क्या कहता है अपरिमेय, तो अपरिमेय जैसे आपके मन में है इर्रेशनल, तो आप क्या बोलोगे सर, √2, √3, √5। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब बोलोगे। और क्या बोल सकते हो, तो आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, √2, √3, √5 ऐसे करके वो वाले स्क्वायर रूट वाले या अंडर रूट वाले दोस्तों, वो नंबर वो जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। तो देखा जाए तो आप बोलोगे सर 1 भी तो हो सकता है, तो बेटा 1 का तो 1 ही होता है ना। इसी तरीके से √4 की बात करो तो इसका तो 2 होगा, √9 की बात करें तो क्या होगा, इसका 3 होगा। बट इस नंबर का क्या होता है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यानी ये सारे के सारे नंबर क्या है बेटा, ये सारे के सारे नंबर क्या है बेटा, इर्रेशनल है। क्या है बेटा, ये इर्रेशनल। ठीक है, अपरिमेय। और एक पाई जो होता है बेटा, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.14 और डैश डैश डैश, इतनी बड़ी वैल्यू है जिसका कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये भी क्या एक तरीके से अपरिमेय। और अपरिमेय क्या होता है, 0.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0 और ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो 0.25, 255, 255 और डैश डैश डैश, इस तरह से वो चलता रहेगा। तो ये सब क्या है, अपरिमेय नंबर है। तो अब ये बताइए सर, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। ठीक है, 2 मिनट में फॉलो को। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका, तो पहला बोल रहा है आपके पास क्या, अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बेटा क्या अपरिमेय संख्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है 3.12 और इसके ऊपर लाइन डाल दिया, 0.3 इसके ऊपर लाइन डाल दिया। तो बताओ ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर तो आप ऐसे करते हो ना, 1/3, 3 ऐसे करके बोलते हो आप, मान लो 310/99 ऐसे करके बोलते हो। मतलब ये जो भी PYQ की फॉर्म में होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। मतलब इसका पॉइंट में तो नहीं आता। पहली बात तो ये क्या है दोस्तों, अपरिमेय है ही नहीं, ये तो परिमेय संख्या है। शांत का मतलब क्या है, 2.5, 3.6, ये सब क्या है, खत्म हो जाते हैं। तो ये भी क्या है बेटा, रैशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। हमें परिमेय संख्या थोड़ी पूछा है, हमें तो बोला गया अपरिमेय। अपरिमेय क्या होता है, वो नंबर होता है जिनका नाम क्या होता है, अशांत, अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये जितने भी नंबर है ना दोस्तों, रूट वाले, पाई की वैल्यू, ये सारे के सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है गाइस, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि इससे बेस्ड कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, और इस पेपर में भी हैं। अभी तो पहला क्वेश्चन है, इसमें और भी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो मिल दोस्तों, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शन दे रखा है ना आपके पास। तो देखिए आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन वैसे तो आ जाएगा, फिर भी मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है गाइस, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये वाला। और इसमें कहता है कि बेटा अगर आपके पास क्या है, 15 डिवाइड में √63 प्लस √20 ये दे रखा है। और कहता है अगर मैं इसका क्या करूँ बेटा, कन्वर्ट करूँ किस में, होल डिनोमिनेटर इज रैशनलाइज। मतलब अगर हम इसका क्या करते हैं बेटा, रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं दोस्तों,
वैसे इसमें रैशनलाइज वर्ड तो लिखा नहीं है कहीं भी, ठीक है, बट इसमें क्या लिखा है एक तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो आप ये समझ रहे हो रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन करना है हमें, यानी कि क्या बोलेंगे दोस्तों, हर का परिमेयकरण। तो कैसे करते हैं हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो डिनोमिनेटर किसका करते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। बेटा आपको एक चीज समझ लेना है, आपको बहुत सारा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, जो वीडियो है हमारी इसको थोड़ा डिटेल में मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि अगर आप सही से हमारी वीडियोस को देख लेते हो तो आप इस टाइप के जितने भी और क्वेश्चन आएंगे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम में कर सकते हो। अगर आपने थोड़ी सी भी क्लास में पढ़ाई की है तो, और नहीं भी किया तो भी आप आराम से पास हो सकते हो इसको देख के। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन है 4 वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बट मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 15 डिवाइड में √63 प्लस में √20, ठीक है बेटा। अब ये तो लिखा हुआ है, बट हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। किसका परिमेयकरण, हर का। हर क्या होता है, आप बोलोगे सर हर का मतलब क्या होता है। देखिए मैं एक चीज आपको बड़े ही डिटेल में बताऊंगा। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, इसे क्या बोलते हैं, नोमिनेटर, ठीक है बेटा। तो जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर, इसका हमें रैशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे, गाइस। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका करेक्ट वे कौन सा होगा, कौन सा पूछ रहा है इसका करेक्ट। तो एक्यूरेट जो वे ना, करेक्ट का मतलब क्या है, जो बिल्कुल सही है। तो हम क्या करते हैं, जब भी पहले ऐसा नीचे दे रखा है तो उसको पहले सिंपल रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो 63 है तो इसका फैक्टर करेंगे, किससे होगा, लास्ट में 3 है तो 2 से तो नहीं हो सकता, क्या 3 से हो सकता है। तो 3 से करेंगे क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 के टेबल में आएगा 7, फिर 7 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1। तो 63 का क्या बन गया बेटा, 3 इंटू में 3 इंटू में 7, ठीक है। और हमें क्या लिखना है, 63 है तो यहाँ पे रूट लगा दो, इधर भी रूट लगा दो। आपको पता है रूट के अंदर पेयर होते हैं तो क्या आता है 3√7। तो 63 की वैल्यू ये हो चुकी है, ठीक है बेटा। अगर बेटा आपको ये सारा कुछ आता है तो आप वीडियो को यहाँ पे आगे बढ़ा के देख सकते हो, क्योंकि अगर ये आपको आता है तो आप इसको ना देखिए, आप आगे बढ़ जाए वीडियो में, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिए। तो 63 को मैं ये लिख सकता हूँ, तो 15 की जगह 15 आएगा बेटा, नीचे क्या आएगा, रूट में 63। वैसे 63 वाला कोई ऑप्शन है हमारे पास, तो आप देखोगे दोस्तों तो हमारे पास इसका एक ऑप्शन दे रखा है, हम वही ऑप्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। और बचा 20, तो 20 का भी आंसर लेते, तो 20 का क्या आएगा बेटा, 2 से करोगे क्या आएगा आपका 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 के टेबल में आएगा क्या आएगा 1। तो 20 है तो 20 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 इंटू में 5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, रूट में 20 है तो यहाँ पर भी रूट लगा दो आप। इसका पेयर बन गया तो आप क्या बोलोगे सर, इसका मतलब हो गया 2√5। अब देख लो कि ये वाले ऑप्शन जो ना 3√7 और 2√5 कौन सा ऑप्शन में है। तो आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, और किसमें है, ये ऑप्शन नंबर 7, इसी तरीके से आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। यानी कि फर्स्ट या फिर 4 इन दोनों में से कोई सा आपका आंसर हो सकता है। तो आप पता लगाओ कि कौन सा एक्यूरेट आंसर है आपका, ठीक है। इसमें भी आपको क्या देखना है, इसमें भी आपको ये देखना है कि हम क्या करते हैं यहाँ पे रैशनलाइज करने के लिए। हम करते हैं जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी है उसे एज इट इज, जो नीचे लिखी है उसे एज इट इज, और ब्रैकेट में डालते हैं मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और जो नीचे लिखा है ना इसका अपोजिट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है 63, और 63 का मतलब क्या होता है 3√7, तो 3√7 यहाँ प्लस है तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे इसका अपोजिट साइन माइनस आएगा। और यहाँ पे 20 है और 20 का मतलब क्या है 2√5, तो यहाँ पे क्या आएगा 2√5, ठीक है। और यही चीज नीचे लिख देंगे सेम टू सेम, ठीक है बेटा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है आपके आंसर में, तो आप बोलोगे यस सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा सेम ऐसे ही है, तो इसको हम कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन नंबर डी में भी दे रखा है, बट डी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे प्लस भी दे रखा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह क्या दे रखा है, उसमें प्लस दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डी गलत हो जाएगा। तो इसका एक्यूरेट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब तक मैं रफ कर दे रहा हूँ आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए गाइस। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, 4th की बात करेंगे नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो 3 में हम क्या लिखेंगे, आपके स्क्रीन पे भी आ चुका क्वेश्चन और वैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो क्वेश्चन में कर आपके पास एक ग्राफ है, इस तरीके का डेटा दे रखा है, जिसमें क्या बताया गया एक विलेज है और विलेज के अंदर बता रखा है कितनी कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। मान लो कि विलेज ए है, उसकी पॉपुलेशन 450 है, बी की इतनी है, सी की ये दे रखा है, डी का ये और ई का ये। तो आपको ये देखने का लग रहा होगा हाँ भी किस चैप्टर से है, तो आप कहोगे सर ये चैप्टर हमारे किससे है, चैप्टर नंबर 14 से है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, स्टैटिस्टिक। इस बुक वाली बुक से क्या है दोस्तों आपका ये स्टैटिस्टिक, इस वाली बुक से आपका ये चैप्टर है, ठीक है। अब क्या कहता है दोस्तों कि इसका ग्राफ दे रखा है, इसका ये ग्राफ बना हुआ है, देखो आपकी
क्वेश्चन पे भी दे रखा है। और इधर क्या लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है पॉपुलेशन, और नीचे क्या लिख रखा है दोस्तों, विलेजेस, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, गांव दे रखे हैं। तो अब ये बताओ जो पहला ए दे रखा है वो कितना है, ए में 450, यानी ये किसको दिखा रहा है 450 को, बी कितना है दोस्तों 700 को, सी क्या है बेटा 550, और डी क्या दे रखा है 350। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, ये क्वेश्चन में दे रखा है पहले से ही। अब क्या करना है, ई कितना है बेटा, ई है आपका 950, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब है जो ग्राफ दे रखा है ये किस लाइन को दिखाता है, नीचे एक्स को, और ये किसको दिखाता है वाई को, जानते हो ये सभी। अब पूछा क्या है हमसे, ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सा पैमाना वाई अक्ष पर प्रयोग किया गया, किस पे बेटा, वाई एक्सिस पे। तो कहता है स्केल क्या है इसका, अगर आपने इसका चैप्टर सही से किया है तो आपको पता होगा यहाँ पे लिखना पड़ता है 1 स्केल लिखते हैं इस तरीके से दोस्तों, और हम क्या लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू जो भी इसकी वैल्यू होती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 यूनिट इक्वल टू 10 पीपल, 1 यूनिट इक्वल टू पीपल 50, 1 इक्वल टू 100 और 1 इक्वल टू 500। चलो चेक करते हैं कौन सा सही है। अगर ये 450 है तो कितनी लाइन है ये, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते आगे जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखा जाए तो ये क्या है 450 है, और ये क्या है 5 है, ये क्या है 4 है, यानी इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। देखा जाए तो इसका मतलब ये 100 होगा दोस्तों, ये 200 300 400 500, यानी कितने कितने का गैप है हर जगह 100 का। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट मानूंगा, और कितने पीपल को दिखा रहा है 100 को। अब बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो मैं बोलता हूँ देखो बेटा दूसरा क्या है 700 है। और अगर आपने अपने ग्राफ में देखोगे ना, यहाँ पे देखो जो ग्राफ दे रखा है आपके इसके क्वेश्चन में, तो जो बी वाला ग्राफ है गाइस इसमें 7वें नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब कितने यूनिट में डिवाइड कर रखा है 7 यूनिट में। तो इसका मतलब 1 यूनिट कितना हुआ बेटा, आप बोलोगे सर 1 यूनिट हमारा 100 होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा गाइस। तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर लीजिए, और अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप अगले क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हैं गाइस, अपने टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है तो इसलिए उसको वेस्ट ना करें। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ गाइस, सॉरी। अब बेटा कह रहा है कि आपके पास ये डायग्राम दे रखा है और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी हिंदी में क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसमें कह रहा है कि एक्स का मान बताइए, किसका बेटा, एक्स का, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझो मेरी बात, आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हो, बट ऑप्शन से करने के लिए कई बार क्या होता है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरी बात समझो बेटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा गोला है एक तरीके से, है ना। अगर पूरा सर्कल है तो आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास में छठे चैप्टर में, पूरा का पूरा सर्कल है, तो पूरा का पूरा सर्कल क्या होता है, देखो पहले मेरी बात समझो, एक लाइन कितने का, ऊपर 180 डिग्री का, और नीचे भी क्या बेटा 180 डिग्री का। अगर ऊपर और नीचे मिला दिया जाए तो देखो नीचे हाफ और ऊपर हाफ, पूरा क्या बन गया बेटा, सर्कल बन गया। तो हम क्या कहते हैं इसे, कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं बेटा, इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। और कंप्लीट एंगल कितने का होता है बेटा, 360 डिग्री का, ठीक है। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है ये होता है आपका 360 डिग्री का। 360 डिग्री मतलब जब पूरा का पूरा सर्कल बन जाए तो 360 डिग्री होता है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, इसको करने के लिए एक सिंपल सा आपको लॉजिक लगाना है, और वो लॉजिक नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। तो समझ चुके हो कि कंप्लीट एंगल कितने का हुआ, 360 डिग्री का होगा। कंप्लीट बोले तो पूरा का पूरा सर्कल, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, समझो मेरी बात। इस डायग्राम में कितनी चीजें दे रखी हैं, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, यानी ये पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या बोलोगे बेटा, x प्लस में 120 डिग्री प्लस में x प्लस 10, ठीक है। क्या पहले वाला एंगल ये दे रखा है x, दूसरा एंगल था 120 डिग्री, हमने इसको ऐड कर दिया 120, और ये क्या x प्लस 10 ये ऐड कर दिया। अगर ये पूरा का पूरा क्योंकि एक सर्कल बन जाएगा ना, तो इन तीनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, बोलोगे सर 360 डिग्री, ठीक है। कैसे आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है बेटा, 360 डिग्री का। तो ये x कितने x हो गए, आप कहोगे सर x और x क्या हो गया, 2x। तो देखो जैसे y है प्लस में y है तो क्या बनेगा 2y, ठीक है। आपके पास आया 2x प्लस में x आया तो क्या आएगा 3x। तो इसी तरीके से अगर x है और यहाँ पर भी x है तो जिसके साथ कुछ नहीं लिखा था उसे हम 1 मानते हैं, और इसे भी हम क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो ये 1x और 1x क्या हो गया, ये 2x हो गया, और ये 120 डिग्री है, और ये कितना है बेटा 10 डिग्री, दोनों काउंटिंग के हैं। तो 120 और 10 कितना हो गया बेटा 130 डिग्री, और इक्वल टू में क्या है 360। तो आपको क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2x इक्वल टू में 360 माइनस का 130 डिग्री, ये प्लस है ना, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 360 में से अगर 130 गया तो 360 माइनस का 130 क्या बोलोगे 032, तो 230 डिग्री आ गया, ठीक है। किसकी वैल्यू है 2x की। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये वाला ऑप्शन देखो दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन में दे रखा है ना हमारे पास ऑप्शन में, आप बिल्कुल टिक कर दोगे, जबकि ये ऑप्शन ही नहीं है, ये करेक्ट ही नहीं है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है बेटा,
2x की, तो x की वैल्यू कैसे आएगी 230 डिग्री, और ये साथ में लिखा है तो क्या करो नीचे ले आओ, क्योंकि साथ का मतलब इनटू है तो इसे कैंसिल कर दो। कैसे कैंसिल करते हैं, यानी कि 2 का मतलब नीचे आने का मतलब क्या, डिवाइड कर दो। तो 2 1 जा 2 खत्म हो गया, 3 उतारोगे 2 1 जा 2, 1 बचेगा फिर 0, 2 5 जा 15। अगर डायरेक्ट कैंसिल करोगे तो भी क्या होगा बेटा इसका 1 1 15 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, डी। ठीक है बेटा, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गाइस अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5वें की, तो 5वां जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए उसमें दे रखा है आपके पास एक डायग्राम दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। डायग्राम क्या है, देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन बन रही है, और यहाँ पर क्या है बेटा एक तिनका दे रखा है एन, यानी कि स्ट्रॉ एन दे रखा है, और यहाँ पे स्ट्रॉ एन दे रखा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है आपके पास ए और बी दो एंगल्स हैं एक तरीके से, ठीक है मेरी बात। और क्या कहता है इसके बाद, कुछ नहीं बेटा, एक बच्चा था बस वो डिस्टर्ब कर रहा था, वही क्या कहता है आपके पास ए और बी दो एंगल दे रखे हैं। क्वेश्चन में पढ़ के बताऊँ क्या कह रहा है कि मान लो एक लड़का है हरीश, ठीक है, और उसने क्या बताया आपके पास दो स्ट्रॉ दे रखे हैं ए एंड बी। मैंने आपकी क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगा रखा, वहां से ही पढ़ सकते हो। और कहता है क्या वो एन को इस तरह से रोटेट करता है, क्या करता है एन को इस तरीके से मूव करता है, यानी ये जो एन है ना इस तरीके से तो रोटेट इधर की तरफ रोटेट करता है या फिर इधर की तरफ रोटेट करता है, जिससे कि क्या होता है कि बी की जो वैल्यू है ना वो क्या होता है ए का 3 गुना हो जाता है। क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ बी गेट 3 टाइम्स ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो बी है और एक क्या है दोस्तों ए है, ठीक है। ये दो एंगल्स दे रखे हैं हमें दिख रहा है। अब वैसे समझो क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। और रीजन क्या है, लीनियर पेयर है। क्या बोलते हो आप, रैखिक, ये बोलते हो ना, ये बात तो जानते हो सभी, ठीक है। मत कर बेटा ऐसे मत कर, दो एंगल दे रखे हैं 180 डिग्री। अब इसकी बातों को समझेंगे, एक लाइन दे रखा है, इसमें क्या कहता है बी ए का 3 गुना हो जाता है, यानी कि क्या कह रहा है बी गेट्स 3 टाइम्स ऑफ ए, यानी जो बी की वैल्यू है, जो बी की वैल्यू है किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अभी तो इक्वल नहीं है, अब इक्वल करने के लिए क्योंकि क्या है 3 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए छोटे वाले को 3 से इंटू कर देंगे, क्योंकि छोटा तो ए है ना। आपको सर डायग्राम में तो हमारे को दिख रहा है क्या, ए बड़ा दिख रहा है बेटा, ये तो ऐसे ही बना रखा है डायग्राम, बट मेन है जो उसके अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या बन जाती 3 है, तो मैं जानता हूँ कि a प्लस बी 180 डिग्री होता है, ए की जगह a रख देते हैं। और b की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप बोलोगे सर b की वैल्यू 3a है, तो क्या आएगा 180 डिग्री, तो 1a और 3a कितना आएगा 4a इक्वल टू में 180 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या होगी 180, क्योंकि चिपका के लिखा है तो डिवाइड में आएगा, इसे कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा बेटा 45 डिग्री। कैसे आएगा, आप इसको डिवाइड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है मेरी बात समझ रहे हो। 4 4 जा 16, 2 बचेगा 0, 4 5 जा 20, खत्म हो गया, ठीक है। 25 आ गया, 45 आ गया, तो ए की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास 45। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन में क्या कहता है दोस्तों, ए की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स हो जाती है बेटा, ए की वैल्यू नहीं बदल रही है, ठीक है। बदल तो ए की वैल्यू ली है ना, पर ये क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स हो रही है, नहीं बी का थोड़ी 3 टाइम्स हो रही है, 1/3 टाइम्स हो रही है कहने के लिए देखा जाए तो, बट यहाँ पे हो नहीं रही है। हम ये पूछेंगे कि कितना कम हो रहा है और कितना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या बोला चेंज हो रहा है। तो देखो ऑप्शन बी में क्या कर रहा है, ए का मान 2b से कम हो जाता है। कम का मतलब क्या है दोस्तों, लेस हो जाता है। समझते हैं कैसे, अगर ए की वैल्यू क्या है 45 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा था 180। अगर मान लो ये ए की वैल्यू 45 है तो बी की वैल्यू कितनी रही होगी। आप कहोगे सर अगर मान लो ये 45 है, वैसे इसमें डायग्राम में 45 नहीं है, मैं यहाँ पुट करके देखता हूँ। ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी 180 डिग्री। अगर ए की वैल्यू 45 तो बी की जगह बी 180, तो बी की वैल्यू क्या होगा 180 माइनस का 45, कितना बचेगा। आप कहोगे सर बी की वैल्यू 135, ठीक है बेटा। आपको ये लग रहा होगा कि हमारी वीडियोस को बहुत ही स्लो करा रहे हैं, तो बिल्कुल स्लो करा रहे हैं। अगर आपको आता है तो आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है 135। हमसे क्या पूछ रहा है कि कम होता है ज़्यादा, तो देखो 135 में से अगर आप 45 माइनस करते हो तो क्या आएगा 5 और ये 90, तो 90 का डबल नहीं है, ये डबल है। बट रियल में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, इसका ऑप्शन नंबर बी है, द वैल्यू ऑफ ए बिकम्स लेस देन 2b, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो जब तक आप इसे नोट कर लीजिए, मैं वीडियो को पोस्ट कर। गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, कहता है आपके पास दो नंबर है 7 एंड 11, और कहता है इनके बीच में जो रेशनल नंबर है अगर मैं उसे निकालता हूँ, उन्हें फाइंड करता हूँ, यानी कि परिमेय जो संख्या है वो किस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा, उसे m बटे में 6 के रूप में, m अपॉन में 6 की
फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखा जाए तो ये क्या होता है बेटा, ऊपर वाला n होता है, नीचे वाला क्या होता है d। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं अंश, और नीचे को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं बताइए कि m की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। क्या पूछ रहा है, m की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। तो याद करो नीचे क्या है, 6 है, बट हमसे क्या पूछ रहा है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, यानी m की जो जितनी भी संभावित संख्याएं हैं वो 42 और 66 के बीच में होंगी, या फिर 42 और 77 के बीच में होंगी, या 48 और 60 के बीच में होंगी, 66 और 77 के बीच में होंगी। तो हमें इन 4 ऑप्शन में से कोई सेट करना है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अपनी बात समझो, जैसे मैं बोलूँ भाई 3 एंड 4 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, कितने, 5 परिमेय। 5 परिमेय का मतलब क्या है, 5 रैशनल। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे सर 3 डिवाइड में 1 इंटू में कितने नंबर निकालने, 5, तो उससे ज़्यादा से इंटू करोगे ना, 6 से 6 और डिवाइड में 6, और यहाँ पे क्या करोगे 4 डिवाइड में 1 इंटू में 6 और डिवाइड में 6। पता है ना, जितने नंबर निकालने होते हैं उससे ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे ज़्यादा से डिवाइड। तो ये कितना आएगा बेटा, 6 3 जा 18 डिवाइड में 6, और 6 4 जा 24 और डिवाइड में 6। क्लियर है। देखो नीचे 6 कैसे आ रहा है, इसका मतलब 6 से इंटू किया था, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 6 से इंटू कर देते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे 7 डिवाइड में 1, और किससे इंटू करेंगे, क्योंकि नीचे 6 है तो 6 लाने के लिए 6 से इंटू करेंगे, तो ऊपर भी 6 से इंटू करो तो क्या आएगा, 7 6 42 और डिवाइड में 6 आ गया। और दूसरा नंबर क्या था, 11 डिवाइड में 1 लिखोगे, किससे इंटू करोगे, क्योंकि नीचे क्या चाहिए आपको, 6 चाहिए बेटा, नीचे क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 से ऊपर इंटू करो और 6 से नीचे इंटू करो, तो क्या आएगा 6 7 11 6 66 डिवाइड में 6। तो हमारे पास नंबर क्या है, आप बोलोगे सर हमारे पास 2 नंबर है, नंबर क्या है 42 डिवाइड में 6 और दूसरा क्या है 66 डिवाइड में 6, और इनके बीच में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर। तो बताइए सर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो 42 के बाद क्या आएगा, 43 आएगा, 44 आएगा, यानी जो भी नंबर निकलेंगे वो 42 के बाद आएंगे और 66 से पहले आएंगे। तो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, देखो 42 के और 66 के बीच, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। 42 और 77 तो आए नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ये क्या है 48 क्यों आ रहा है बेटा, 42 आ रहा है ना पहले, तो 42 लोगे, ये भी गलत हो गया। फिर क्या आया 66 और 77, तो 66 तो हमारा लास्ट नंबर है, इसके तो बीच में आ ही नहीं सकता, और 77 कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो 42 है, तो ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, फर्स्ट। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं दोस्तों, कि आपके पास क्या है, एक डायग्राम दे रखा है ये वाला, जो कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, और आपने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट निकालना सीखना, वर्गमूल निकालना सीखना। तो 2 बच्चों की बात हो रही है, एक है टीना और दूसरे कौन है, अजय। ठीक है, अब इन दोनों ने डायग्राम बनाया, नहीं डायग्राम किसने बनाया, देखो मैं पढ़ के बताऊँ क्या क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक लड़की थी रिद्धि, या जो भी एक बच्चा है रिद्धि है, उसे ये चीज़ बनाने के लिए कहा गया, उसने बनाया। ठीक है, और क्या करता है, उसने बोला कि ओडी क्या है भाई, हमारे पास ओडी क्या है, एक तरीके से रेडियस है। क्या है बेटा, ओडी एक तरीके से रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है। अब कहते हैं क्या, इसके बाद 2 बच्चे हैं यहाँ पे, टीना है और अजय है, उन दोनों ने ये दोनों बातें कही है। अब ये पूछ रहे हैं बताइए इन दोनों में से हु इज करेक्ट। क्या पूछ रहा है दोस्तों, हु इज करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कौन सही है, कौन सही है। तो आप बताइए कौन सही है। तो जिसने स्टेप वाइज स्टेप करा होगा वो सही होगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले टीना की। टीना कौन है, ये इसने क्या बोला, ओ ए कितना है 5। तो हम देखते हैं क्या ओ से लेकर ए तक 5 होगा, तो जी हाँ ये 5 होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 27 बनाना है। तो 27 कैसे बनता है दोस्तों, आप क्या करते हो, इस 27 को बिल्कुल उस तरीके से ब्रेक करते हो जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, यानी कि 25 प्लस में 2। ठीक है, और 2 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली पहले 25 प्लस में 1 करते हैं, यानी कि कितना आएगा रूट 26। तो पहले हम इनका बनाते हैं, तो नीचे क्या आएगा 5 आएगा, और ऊपर हमेशा 1 यूनिट ड्रॉ करते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 1 क्या होगा दोस्तों 26, 1 क्या होगा आपका 26, और ये क्या आ जाएगा रूट 26। ठीक है, ये रूट 26 आ जाएगा। तो इसने क्या बोला, ओ ए की वैल्यू 5 है, जी हाँ ओ ए की वैल्यू 5 है। फिर क्या बोला ए बी यहाँ से लेकर के बी कहाँ तक होगा दोस्तों, ये बी आए थे, क्या है बेटा ये डायग्राम में बी है, तो ए बी क्या एक है, जी हाँ बिल्कुल एक है, तो ये रूट 26 आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि रूट 26 बन चुका है, दोबारा से वहाँ पे ऊपर 1 बनाया जाता है, तो जो रूट 26 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 26 का, देखो रूट 7 है, इसका स्क्वायर करूँगा 7, तो इसी तरीके से रूट 26 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 26 आएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने का मतलब क्या है, जिस भी बच्चे ने बनाया है
इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा तो √27 आ जाएगा। और यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, वही क्या होता है हमारा एक्चुअल आंसर, यानी कि कौन है ये लड़का, ठीक है, यानी ये बच्चा ठीक है। अब अजय की बात करते हैं। अजय क्या करता है, ओबी की वैल्यू 5 है, ओबी की वैल्यू 5 है, ओबी की वैल्यू तो 5 है, पर क्या डायरेक्टली 5 ओबी हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो इसलिए बेटा गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। क्लियर है। अगर आपको ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना दोस्तों, कोशिश करेंगे इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये बड़े बड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करते हैं हम, ठीक है। गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना आपके पास, इसमें बता रखा है क्या, आपके पास एक लीनियर पेयर है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसकी पावर 1 होती है। तो इतने सारे लीनियर इक्वेशन है और बोल रहा है कि बताइए जो 4 ऑप्शन है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, ये किसका सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, यानी कि किसका हल है, ठीक है। और दूसरा इसी का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, एक ये इक्वेशन दे रखी है और कहते हैं कि बताइए इस लीनियर समीकरण में, रैखिक समीकरण में y का गुणांक बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो दोनों क्वेश्चन एक नंबर में आराम से आ सकते हैं और इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ दोनों को, जिससे कि आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ही ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, उसमें x की और y की वैल्यू गिवन हो और वो पूछे कि कौन सी समीकरण को संतुष्ट करता है, या फिर बोले कि बताइए किसका हल है, आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज दे रखी है उसी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो x की वैल्यू कितना है, 1 है, तो मान लो कि अगर ये पहले वाला आंसर होता है सही, तो x की वैल्यू कितना है, 1 है, और y की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ प्लस है तो प्लस, और फिर क्या आएगा दोस्तों ब्रैकेट में -1, तो इक्वल टू में 2 देखते आ रहा है, ये क्या है प्लस और ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 1 गया तो क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा, और इक्वल टू में क्या दे रखा है 2, क्या दोनों इक्वल है, अब बोलोगे नहीं, यानी कि ये वाला आंसर क्या होगा दोस्तों गलत। क्या करना है आपको, x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो। अगर वही आंसर दे आएगा जो दे रखा है यहाँ पे, तो समझ जाना आपका सही है। तो ये तो हमारा नहीं है, क्योंकि ये क्या आ रहा है दोस्तों, आप बोलोगे सर ये क्या आ रहा है आपके पास, आपका ये आ रहा है 1 में से 1 गया तो 0 इक्वल टू 2, क्या 0 2 के इक्वल होता नहीं होता, तो इसका मतलब ये वाला गलत है, ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन में हम पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो x की जगह क्या आएगा 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस, y की वैल्यू क्या है दोस्तों -1, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 1, एक सेकेंड गाइस। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दिया हमने, x की वैल्यू 1 थी तो 1 रखा, और y की वैल्यू क्या है -1, तो -1, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट में आएगा, और इक्वल टू में क्या रखा है 2, तो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस आ जाए बेटा तो अंदर वाला साइन चेंज होता है। कैसे होता है, अगर वो माइनस है तो प्लस बन जाएगा और प्लस है तो माइनस, तो ब्रैकेट से पहले देखो क्या है माइनस है तो क्या बन जाएगा अंदर वाला प्लस बन जाएगा, इक्वल टू में क्या है 2, 1 और 1 क्या होता है 2, और इक्वल टू में 2, यानी इधर की चीज को सॉल्व किया और इधर की चीज जो आ रखी थी दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है बेटा सही है, ठीक है। अब बोलोगे सर समझ में नहीं आया, इसलिए सपोज करो आप ऑप्शन नंबर डी में वैल्यू रख के देखते, किस में रखते, ऑप्शन नंबर डी में, तो 2 की जगह 2 आएगा और साथ में लिखा है इसका मतलब इनटू होगा, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 रखेंगे, प्लस y की वैल्यू कितनी है बेटा -1, तो माइनस है तो ब्रैकेट में आएगा, तो 2 को 1 से करूँगा 2 प्लस और माइनस क्या बनेगा माइनस बनेगा, और इक्वल टू में 4 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 में से 1 गया तो क्या आएगा 1 आएगा, और इक्वल टू में 4, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। सेम इसी तरीके से इसमें पुट करोगे तो भी गलत होगा। ऐसे करने से फायदा क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन से जब हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो जल्दी से उसका सॉल्यूशन आता है, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो चलिए करते हैं इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन। कहता है कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ y। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कोफिशिएंट और गुणांक का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो आपके पास क्या है 4x² + 3x + 7, ये दे रखा है क्वेश्चन, और कोई आपसे पूछे सर x का गुणांक बताइए, किसका, x का, किसका बेटा, x का कोफिशिएंट बताइए, तो इसमें जिसका भी पूछा जाएगा ना कोफिशिएंट, उसके साथ देखो क्या लिखा है, तो इसके साथ क्या लिखा हुआ है बेटा 3, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 3, x का गुणांक क्या होगा 3। इसी तरीके से मैं बोलूँ सर x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर इसके साथ क्या लिखा है 4, तो मैं आप बोलोगे सर 4 आता है, ठीक है। अब मान लो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्या बेटा, इस तरह से बोल देता हूँ, और मैं कह रहा हूँ इस बार ये बताइए सर y का कोफिशिएंट क्या होगा इस वाले इक्वेशन में। अब बोलोगे सर y इसमें ये रहा और y के साथ क्या लिखा है 8, तो 8, बट 8 नहीं लिखा है, देखो माइनस लिखा है तो माइनस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें आपको सॉल्व, इसमें आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है इसको देख के सॉल्व कर लो। तो क्या पूछा है y का गुणांक, y का कोफिशिएंट, तो पता लगाओ y कहाँ कहाँ पे है, एक तो y यहाँ पर है और एक y यहाँ पर है।
तो आप अगर दिमाग से नहीं करोगे, सोच के नहीं करोगे, तो आप बोलोगे सर y के साथ तो -4 लिखा है, टिक कर देते हैं -4, जबकि तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे तो खुद सोचो बेटा, y के साथ तो यहाँ पे 2 लगा है, फिर तो 2 आंसर में होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है ना, तो पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हो बेटा कि अगर ब्रैकेट आता है कभी भी और उसके पहले कोई नंबर लिखा है, तो इसका मतलब बीच में क्या है, वो अपने आप ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 5 2 10 और y आएगा। फिर इसी नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब भी कोई दो नंबर लिखा रहे तो इसका मतलब उन दोनों से इंटू करना है। तो 5 4 जा क्या होगा बेटा 20, माइनस है तो माइनस आएगा, फिर क्या आएगा प्लस का 3x माइनस का 4y और प्लस का ये माइनस का 7 इक्वल टू में 0। हमें किसकी बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ, अगर वैसे बोले सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करना चाहिए आपको, बट हमसे क्या पूछा है, सिर्फ y के बारे में पूछा है, तो सिर्फ y को देखते हैं। y ये रहा और कहाँ है y ये रहा, ठीक है। ये किस चीज़ का बेटा, प्लस का, और ये किसका, माइनस का। तो 10 में से 4 गए तो कितना बचेगा 6y। मेरी बात समझ पा रहे हो, 10 और 4 कितना हो गया, माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और बड़ा कौन है प्लस का, तो प्लस का आ गया, ठीक है। फिर ये गिनती का बचा और ये भी गिनती का बचा, तो 20 और 20 के साथ क्या हो जाएगा 27 होगा माइनस का, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। इक्वल टू में क्या आएगा 0 और माइनस का साइन, और क्या बचा यहाँ पे प्लस का 3x और प्लस का 3x। हमसे क्या पूछा था, y का गुणांक। आप ये नहीं भी करते और सिर्फ इतना करते तो कर लेते, बट एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, सिर्फ इनको सॉल्व करेगा, y वालों को डायरेक्टली आंसर बताएगा। तो y के साथ क्या लिखा है 6, तो 6 कौन सा ऑप्शन है बेटा आपका, ऑप्शन नंबर डी। मेरी बात समझ पा रहे हो। आप कई बार ऐसा भी कर सकते हो, 10 और 4 14 हो गया सर, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में 10 और 4 14 हो गया, 10 और 4 14, और y के साथ 14 लिखा है, चलो भाई 14 पे टिक कर देते हैं। ये कब करोगे आप, जब आप बहुत ही ज़्यादा जोश में हो जाओगे और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे, ध्यान से नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, पहली क्या इक्वेशन को सॉल्व कीजिए ध्यान से, और उसके बाद जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसे करना था, यानी कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा बेटा 6 होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। जब तक गाइस, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है समान कोटि, तो कोटि की बात हो रही है, और कोटि का मतलब पहले लिख लेते हैं, क्या कह रहे हैं दोस्तों, कोटि, ठीक है। और क्या कहता है भुज, दो चीज़ों की बात क्या कर रहा है दोस्तों, भुज की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, कोटि की, ठीक है। तो कोटि को हम क्या कहते हैं और भुज को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा पूछ क्या रहा है, तो 2 पॉइंट्स हैविंग सेम ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑर्डिनेट्स का मतलब होता है y, और एब्सिसा का मतलब क्या होता है दोस्तों, x, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे गाइस, तो ध्यान से देखना दोबारा। इसमें दो चीज़ों की बात की गई है, कोटि की बात की गई है और दूसरा भुज की बात की गई है। इंग्लिश में क्या कहता है, एक तो एब्सिसा की बात कर रहा है, दूसरा ऑर्डिनेट की बात कर रहा है। ऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, y कहते हैं, और एब्सिसा को क्या कहते हैं गाइस, x कहते हैं, ठीक है। तो देखो कोटि को कहते हैं क्या, कोटि को कहते हैं ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या है दोस्तों, y, ठीक है। और भुज का मतलब क्या है बेटा, एब्सिसा। ये सब कहाँ पे आता है, ये बेटा इस ग्राफ में आता है, जिसमें क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु का मतलब क्या है, 0,0। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, ओरिजिन, ठीक है। इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इस तरीके से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये कह रहा है ना कि सेम क्या होना चाहिए बेटा, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब कौन, कोटि सेम होना चाहिए। तो पहले कभी भी जब वैल्यू पुट करते हो तो क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, और फिर क्या लेते हैं, वाई लेते हैं। तो किसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ऑर्डिनेट की। देखो लिखा है ना सेम ऑर्डिनेट, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सेम ऑर्डिनेट। और एब्सिसा क्या है दोस्तों, डिफरेंट एब्सिसा। डिफरेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अलग अलग। तो डिफरेंट का मतलब अलग अलग है, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, अलग अलग। चलो लेते हैं, मान लो एक्स की वैल्यू 2 ले लिया और वाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट क्या लेते हैं, मान लो एक्स की वैल्यू 3 ले लेते हैं, और चलो एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, और वाई की वैल्यू क्या लेंगे गाइस, हम वाई की वैल्यू ले लेते हैं 3। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसने क्या बोला है, ऑर्डिनेट का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इनका ग्राफ बना लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो लेते हैं, तो मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 1 2 3। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा दोस्तों, तो देखना कैसे बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आप यहाँ पे x पे 2 आओगे और y कितना है, 3, ठीक है। तो यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा, पहले x होता है, फिर कौन होता है, y। तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा क्या है, x की वैल्यू क्या है, 1। तो x की वैल्यू 1 तो ये रही, क्योंकि x की लाइन है ना। तो यहाँ पे और y कितना है, 3। तो ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। इसी तरीके से मान लो x की वैल्यू क्या है, -3, और y की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। ये x की वैल्यू मान लो 4 है माइनस का, तो किधर होगा, 1 2 3 4, -4 इधर होगा,
यही करोगे तो 4 ये रहा और y कितना है 3, तो y 3 ये रहा, यानी इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ पे आ रहा है। तो देखा जाए तो क्या हो रहा है दोस्तों, ये एक सीधी लाइन बन गई, सीधी लाइन बन गई है। तो आपके पास 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहले में कह रहा है क्या गाइस, आपके पास ऑप्शन में कह रहा है क्या ए में एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो कई बार ये एक्स एक्सिस पे बन सकता है, बट एक्स एक्सिस पे क्या होगा, फिर आपके पास पैरेलल तो नहीं होगा। तो इसका जो एक्यूरेट ऑप्शन होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्या बोलोगे, एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पैरेलल, पैरेलल PARALL, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मेरी बात समझ पा रहे हो गाइस? पैरेलल कैसे हुआ, देखो ना, ये पैरेलल है सीधी, किसके, नीचे वाली लाइन के। तो यही आपका सॉल्यूशन है गाइस। तो अगर दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों। गाइस तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आप देख चुके थे, आज हम बात करेंगे किसी क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है क्या कि आपके पास क्या है, 2 एंगल दे रखे हैं। कहता है 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो क्या पहला क्या है, शीर्षाभिमुख, ऐसा कुछ नहीं है। शीर्षाभिमुख में तो क्या होता है, सिर्फ ओनली 1 एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपके पास ऑप्शन भी आ रहा होगा आपके राइट पे, आप देख सकते हो वहाँ पे। तो सबसे सीधी सी बात है, 2 एंगल का सम क्या होता है, जिनका सम क्या हो बेटा, 180 डिग्री। तो इसमें तो बहुत सारी चीजें होती है। नंबर 1 पे हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले हम बोलेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर में भी तो 2 ही एंगल होते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं, जो इसमें ऑप्शन में है उसकी अगर मैं बात करूं, क्या लीनियर पेयर है इसके ऑप्शन में? वैसे इसके ऑप्शन में लीनियर पेयर नहीं है, अगर हम होता तो हम ये भी सही कर सकते थे। तो इसमें दूसरा ऑप्शन क्या बोलोगे बेटा, जब भी 2 एंगल का सम, मान लो एक एंगल एक्स और दूसरा क्या है वाई, और इसका योग क्या हो जाए बेटा, 180 डिग्री आ जाए इसका सम, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसी को कहते हैं समपूरक कोण। और इसी का एक दूसरा फ्रेंड होता है दोस्तों, इसमें 2 एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। और मान लो अगर 2 एंगल का सम क्या हो जाए, एक्स प्लस वाई एंगल, 2 एंगल है और इनका सम क्या हो जाए बेटा, 90 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ये सप्लीमेंट्री था। गाइस ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ये सप्लीमेंट्री था, मैं गलती से लिख दिया, SUPPLEMENTRY, सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण। और 2 एंगल का सम अगर 90 हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो पहचान क्या है इसकी, आपको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, इसे हिंदी में पहले लिखते हैं, इसे कहते हैं पूरक कोण। तो समझो मेरी बात को, ABCD में पहले A आएगा, C आएगा या S आएगा, पहले आप कहोगे सर C आएगा, क्योंकि ये पहले आ रहा है तो इसलिए छोटा है, और ये बाद में आ रहा है ना S, तो इसलिए बड़ा है। तो 2 एंगल का सम अगर क्या आ जाए 90 डिग्री, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और 2 एंगल का सम कितना आ जाए बेटा, 180 डिग्री, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि 2 एंगल का योग क्या है, 90 डिग्री, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूरक। और 2 का सम क्या है, 180, तो क्या बोलेंगे इसे हम, समपूरक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है क्या, इसके बाद एक रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म मतलब वही लीनियर पेयर जो मैंने आपको सबसे पहले बताया ऊपर में। कहता है लीनियर पेयर है और कहता है कि एक एंगल क्या है बेटा, न्यून कोण है। न्यून कोण है, इसका मतलब क्या कह रहा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बताओ, आप बोलोगे सर एक्यूट एंगल का क्या मतलब है, न्यून कोण। और इसी को हम कहते हैं 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री। 90 से कम होता है और 0 से बड़ा होता है, ठीक है, यानी 90 और 0 के बीच में होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। और एक होता है 90 डिग्री का एंगल, इसे हम क्या कहते हैं, समकोण। और समकोण का दूसरा नाम क्या है, राइट एंगल। और अगर बेटा 90 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा आ जाए और 180 से छोटा आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो खुद समझो इसमें क्या बोला गया था, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में कितने एंगल होते हैं, 2 एंगल होते हैं। मान लो एक एंगल x और एक क्या है, y है, और इक्वल टू में इनका सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। और बोला क्या चाह रहा है, अगर एक एंगल क्या है, न्यून कोण है, इसका मतलब 90 से कम है वो, तो 90 से कम है, मान लो कितना मान लिया मैंने, 60 मान लिया, तो ये कितना होगा बेटा, अगर ये मान लो ये 80 है, चलो तो y को कितना बनाना पड़ेगा, आप कहोगे सर 100 डिग्री। और 100 क्या है, 90 से बड़ा है,
90 से बड़ा आ गया तो आप क्या बोलोगे सर, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। आपके पास ये दे रखा है कि पहले से दोनों क्या है, तरीके से कॉन्ग्रुएंट है, मान के चल रहे हैं, सर्वांग सम है, और हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए अगर ये कॉन्ग्रुएंट है या करना चाहते हैं तो हमारे पास जो डायग्राम में चीज़ें दे रखी हैं इसको छोड़ करके और क्या चीज़ होना चाहिए। सही है, तो चलो पता लगाते हैं क्या क्या चीज़ दे रखा है। अब तो खुद समझो बेटा, ये अपोजिट एंगल है, x1 है, तो ये एंगल तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, DOS इक्वल टू TOI बोल सकते हैं। तो ये तो पहले से दे रखा है, DOS इक्वल टू TOI, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है हमारे पास। हमें किसकी जरूरत है, जो नहीं दे रखा। और ये एंगल, ये साइड इसके इक्वल दे रखा है, इसका नाम क्या है, DO इक्वल टू IO। तो देखो DO इक्वल टू IO दे रखा है, DO इक्वल टू IO, ये भी दे रखा है, इसमें लिखा नहीं है। तो ये चीज़ें पहले से इक्वल है, ये पहले से इक्वल है, दो चीज़ें हो गई। एक चीज़ हम और क्या कर सकते हैं, सोचो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आओ देखते हैं, इसमें TO है, TO ये रहा, OS ये रहा, ये दोनों लिया, तो इसका भी SO लेना पड़ेगा। और ऐसा तो इसमें दिया नहीं है, दे रखा है क्या, ये रहा दे रखा है भाई, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ना तो इसमें इस तरह से इक्वल दे रखा है, ना एरो का साइन दे रखा है। दूसरा क्या है, OI, देखो OI इक्वल टू OD पहले से दे रखा है, ना के ऊपर लाइन टिक है, डायग्राम में देखोगे तो दे रखा है। और एक और क्या बता रखा है, इसका एंगल TOI इक्वल टू में SOD, दो चीज़ें दे रखी है, तो यानी कि डायरेक्टली आप इसका आंसर ये वाला बोलोगे। क्लियर दोस्तों। किस तरह से करते हैं, पहले आप शुरू के दो ले लो, लास्ट के दो ले लो, इसके बाद क्या करो, इन दोनों को ले लो। तो TI इक्वल टू DS नहीं दे रखा, दे तो रखा है पर है नहीं इसमें ये, क्योंकि ये सीधी लाइन जा रही है, तिरछी लाइन जा रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। बट अब डायरेक्टली आपको ये वाला टिक करना है, TO इक्वल टू OS। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे कौन सा, इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे रखा है, तो उसकी भी बात करेंगे, तो जब तक ये नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन में था ना, तो उस वाले क्वेश्चन की, इसमें क्या कह रहा है कि दो ट्राइंगल दे रखे हैं भाई, XYZ, और क्या दे रखा है, SUT करके दो ट्राइंगल दे रखे हैं। और ये पूछ रहा है कि बताइए सर कि कौन से रूल से, कौन सा कह रहा है रूल से ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांग सम पूछ रहा है किस वाले नियम से होंगे, सर्वांग सम। तो आप खुद देख के बताओ। अगर हम ध्यान से देखें, पहले ट्राइंगल देखते हैं बेटा, ये 5 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ये 5 है, ये 12 है, तो क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसका h² इक्वल टू p² प्लस में b² वाला फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा है ये बेटा पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है ये, पाइथागोरस। तो इस वाले अगर मैं फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ तो कैसे कर सकते हैं बताओ, आप बोलोगे इसलिए कुछ नहीं करना। इस वाली साइड को कैसे निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो डायरेक्टली h² क्या आएगा, आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 प्लस में 25 इक्वल टू में 169, और ये क्या बन जाएगा, 169 उधर जाकर रूट बन जाएगा h, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 30। इसका मतलब ये 13 होगा। तो आपको याद रखना है जब भी क्या हो, 5, 12 और दे रखा है, तो डायरेक्टली क्या करना है, ये रूल याद कर लो, 5, 12 और बड़े वाला अपने आप 13 बन के आता है। क्या आता है बन के, 13 बन के आता है। तो इस तरह से इसमें बड़े वाला 13 है, तो ये 12 है, तो पक्का 5 रहा होगा। तो इसका मतलब देखा जाए तो 5 यहाँ पर, इधर भी 5, इधर 12, इधर 13, इधर भी 13, इधर 12, इधर 12, यानी सारी साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ऐसा तो हो सकता है भैया। और अगर 90 डिग्री दे रखा है और दो साइड भी दे रखे हैं, तो इसका मतलब RHS से भी हो सकता है। RHS कब लगता है बेटा, RHS का मतलब है आपके पास का नीचे एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल है, एक हाइपोटेनस होनी चाहिए, देखो 13 है, इसका भी 13 दे रखा है, और एक कोई सी भी एक साइड होनी चाहिए, वो भी है, तो यानी ये भी लग सकता है। क्या ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ये साइड दे रखा है, ये बीच का एंगल पता है, ये साइड दे रखा है, तो इसी तरीके से बीच का एंगल यहाँ पर भी 90 है, ये भी 90 है, इसकी एक साइड 12 है, इसकी भी एक साइड 12 है, नीचे की 5 है, इसकी भी नीचे की 5 है, तो साइड एंगल साइड भी लगा सकते हैं। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, तो तीनों तो टिक नहीं करोगे ना। अगर तीनों सही है तो इसका मतलब क्या हो, प्रयुक्त सही, सभी का मतलब क्या है, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है गाइस, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाइस अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 में क्या कह रहा है दोस्तों, कहते हैं कि आपके पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक है ट्राइंगल PUL और दूसरा क्या है MNQ, और ये पूछ रहा है कि क्या त्रिभुज सर्वांग में आर द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जो दो ट्राइंगल है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है।
तो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं इसका पता कैसे चलेगा दोस्तों। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसके बाद थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 4 पॉइंट है, तो पॉइंट बहुत बड़े बड़े हैं जो कि मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता अभी, और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्टली पहले देखते हैं इसका पेरीमीटर कितना बेटा 30 है, किसका PUL। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। तो मेरी बात समझना बेटा, अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये 8 है और ये 10 है, तो यानी 8 + 10 प्लस में मान लो इस वाली वैल्यू को हम C बोल देते, तो C बोलेंगे और ये 30 हो जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये 8 + 10 = 18 प्लस में C बराबर में 30 में से गया 30 हो जाएगा। तो 30 की वैल्यू, C की वैल्यू क्या होगी, 30 × 18 कितना आएगा, 12 आएगा। या डायरेक्टली बोलो ना, इन सब में से 8 और 10 यानी कि 18 हो गए, तो यहाँ पे पक्का मेरे को 12 रखूंगा जब तो ये 30 बनेगा, ठीक है बेटा। यानी इसकी सारी साइड पता है, इसके 2 एंगल पता है, ठीक है। और हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एक तो RHS रूल पढ़ा है, साइड रूल पढ़ा है, साइड एंगल साइड पढ़ा है, एंगल साइड एंगल पढ़ा है, और इसी का एक और मित्र कौन है, AAS। यानी ये दोनों के दोनों एक तरीके से सेम ही रूल है, कह सकते हो। हमने क्या ऐसा कोई रूल पढ़ा है, एंगल एंगल एंगल, ये रूल नहीं होता, कोई रूल ही नहीं है कॉन्ग्रुएंट करने का। और हमारे पास पहला ही ऑप्शन क्या है, हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 50 है ये 60 है तो इसकी वैल्यू 70 होगी ना दोस्तों, क्योंकि एक ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, और अगर ये 70 है 60 है तो 50 है। तो कह रहे हैं इसमें क्या, पहले ऑप्शन में अगर मैं तीनों मतलब देखो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ए अगर रूल लगाते तो इससे पहली बात है कोई रूल ही नहीं होता, तो ऑप्शन पहला गलत है। डायरेक्टली हम किस पे आते हैं दोस्तों, लास्ट वाले पे आते हैं। डी में कह रहे हैं किसी त्रिभुज की सर्वांग के बारे में तभी हम बता सकते हैं, यानी इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट के बारे में हम जब भी कह सकते हैं जब क्या हो, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल का तो कोई तो सारे साइड पता है, और जितने भी हमारे पास रूल है एक चीज़ कॉमन है, साइड साइड साइड, यहाँ पर भी साइड यहाँ पर भी साइड। मतलब क्या पता होना चाहिए हमें, साइड पता होनी चाहिए, साइड बोले तो भुजा। अगर हमें इनमें से किसी एक भुजा के बारे में पता चल जाए, किसके बारे में, या तो MN के बारे में पता चल जाए, या फिर NQ के बारे में पता चल जाए, या फिर MQ के, अगर इन तीनों में से किसी एक साइड की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा डायरेक्टली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में दे रखा है दोस्तों एक ट्राइंगल है, और कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो कह रहा है अगर इसकी हाइट क्या है बेटा, A है, तो इसका एरिया क्या होगा सर, इसका एरिया आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर C होगा। अब इसमें ज़्यादा करने जाएंगे तो ये तो 1.5-2 पेज का सॉल्यूशन निकलेगा, तो इससे डायरेक्टली आप इसका याद कर लो। अगर किसी भी ट्राइंगल का हाइट दे रखा है, मान लो उसकी हाइट A है, तो इसका एरिया होगा √3/3 और A² होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। गाइस अब बात करेंगे कौन से, क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन में दे रखा है ना उसकी बात करेंगे दोस्तों। देखो क्या दे रखा है, उसमें बोल रखा है कि S - A की वैल्यू 10 है, S - B की वैल्यू 20 है, और S - C की वैल्यू क्या है, 30 है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप मतलब त्रिभुज का पेरीमीटर बताइए, और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, तो बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो इसका जो तरीका है, मान लो अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, तो कैसे करोगे आप, डायरेक्टली आपको क्या करना है, इन सबको लिखना है। तो क्या है देखो, S - A, S - B और S - C, इन तीनों को लिखना है और ऐड कर देना। तो S - A की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर S - A यानी कि 10 है, S - B कितना है 20 है, और S - C कितना है 30 है, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, क्योंकि ब्रैकेट से पहले सभी में क्या चीज़ है, प्लस है, तो प्लस है तो कोई वैल्यू चेंज होगी, आप बोलोगे नो सर, तो यानी कि डायरेक्टली इसे हटा सकते हैं ब्रैकेट से। तो क्या बचेगा, ये S और S, यानी क्या हो गया, S प्लस में S कितना S हो गया, आप कहोगे सर 3S हो गया, ठीक है। कितने S हो गए बेटा, 3S, और -A -B और -C हो गया ना, -A -B -C इक्वल टू में कितना हो गया, ये 60 आ गया, ठीक है बेटा, 60 आ गया। अब क्या कर सकते हो, अब A B C दिख रहा है, और मान लो थोड़ी देर के लिए माइनस है, तो उधर जाके कर दो तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन सकता है, आप बोलोगे यस सर बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, S लिखते हैं और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये A प्लस B प्लस में C आ गया, इक्वल टू में 60 है। मैं इस तरीके से इसलिए करा रहा हूँ कि मान लो अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आ गया, तो आपको इस तरह से करना है। देखो ब्रैकेट से पहले माइनस है, और ब्रैकेट से पहले माइनस का तो क्या होता है, अंदर वाली वैल्यू चेंज होती है, तो अब क्या बोलोगे सर, ये भी माइनस का बनेगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, यानी सेम एज इट इज आ जाएगा।
तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3s माइनस का a प्लस बी प्लस सी क्या होता है बताओ आप बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी तो नहीं पता, कोई बात नहीं। a प्लस बी प्लस सी का मतलब होता है बेटा पेरीमीटर, होता है ना पेरीमीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर a प्लस बी प्लस में c ये पेरीमीटर होता है। और s निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं नीचे 2 लगाते हैं और ये नीचे अगर 2 है तो उधर जाके क्या बन जाएगा ये 2s बन जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है बेटा 2s के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s को कर दूंगा, यानी a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, आप बोलोगे सर 2s के बराबर है। इक्वल टू में क्या आएगा 60 आएगा, तो 3s में से 2s गया तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर ऐसा आएगा, तो कितना आया 60 आ गया। s की वैल्यू क्या आ चुकी है 60, और हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए इसका पेरीमीटर। ठीक है, और s निकालने का फॉर्मूला क्या है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, और पेरीमीटर क्या होता है, तो ये तो थोड़ी देर उतार लोगे, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं s इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2, और s की वैल्यू कितनी है 60 है, तो इसकी जगह मान लो 60 आ गया, और इक्वल टू में क्या है a प्लस बी प्लस सी, और ये डिवाइड है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा इनटू, तो 60 को 2 से इनटू करोगे तो क्या आएगा बेटा 120, और a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या होता है, अगर एक ट्राइंगल है मान लो ऐसा, ये a है ये b है ये c है, तो तीनों को ऐड करेंगे जब तो आएगा पेरीमीटर, तो यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या 120, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा बेटा 120, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो आपको ये एक ही नंबर में है, ऑप्शन से कैसे करोगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो क्या करना है आपको, मैं इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, कौन सा बता रहा हूँ बेटा शॉर्टकट। आपको क्या करना है डायरेक्टली इस तरीके से लिखना है, इन तीनों का सम कर लेना है, यानी कि 10 प्लस में 20 प्लस में 30। कब करना है ऐसा, s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी आ जाए, और आपसे पूछे पेरीमीटर परिमाप पूछे, तो क्या करना है सबको ऐड कर दो 60 आएगा, और उसको क्या करना है बेटा 2 से इनटू कर देना है, क्या करना है 2 से इनटू, आपका 120 आंसर आ जाएगा। क्या निकालने के लिए पेरीमीटर। अगर वो पूछे सिर्फ और सिर्फ क्या बताओ सेमी पेरीमीटर बताओ, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है s निकालने के लिए, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा s। ठीक है, सिर्फ पूछे सेमी पेरीमीटर तो इन सबको टोटल कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर कितना होगा इसका, अर्ध परिमाप कितना होगा 60, और अगर बोले पेरीमीटर निकालो तो जितना आया उसका डबल कर देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इसी के नीचे दे रखा है। आया तुम सबको समझ में, आया, देखते रहना इसी को। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में क्या कह रहा है, आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें 15 है 20 और 25 एक साइड है, और क्या निकालना है इसका अर्ध परिमाप, यानी कि सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, आप बोलोगे सर यानी कि सेमी पेरीमीटर का मतलब ही क्या होता है, एस निकाला, इसका मतलब क्या है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है, एस निकाल दो, एस निकालने का फॉर्मूला क्या है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2। a कितना है भाई 15 प्लस में 20 प्लस में 25 डिवाइड में 2 कितना आएगा बताओ, आप कहोगे सर 15 20 35 और 25 कितना हो जाएगा 60, और 60 को 2 से डिवाइड करूँगा क्या आएगा बेटा 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, जितना आया उसका हाफ कर दो, ऐसा समझ सकते हो। और एस का मतलब ही क्या है, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। सेम जो पिछला क्वेश्चन था इसमें क्या बोला था, पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर का मतलब क्या है, इस वाले तरीके से अगर s माइनस ए दे रखा है, s माइनस बी और s माइनस सी दे रखा है, तो सबका टोटल करना है, और डबल करोगे तो पेरीमीटर आएगा। और मान लो डबल नहीं करोगे तो क्या होगा, वो सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, यानी कि सिर्फ s की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ओके, मान लो गाइस इसमें दोबारा समझाता हूँ इसको, अगर आपको नहीं समझ में आया। सिर्फ बोले आपसे s निकालो, और s का मतलब क्या बताया थोड़ी देर पहले, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। अगर इस तरीके से दे रखा है, किस तरीके से, इस तरीके से, तो आप इसका टोटल कर लो क्या आएगा 60, और ये क्या निकल गया इसका सेमी पेरीमीटर। और कोई बोले पेरीमीटर निकालो, तो जितना भी आंसर आएगा उसको 2 से इंटू कर देना, 120 आ जाएगा। क्लियर है, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, और ना आए तो तरीके से करो बेटा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 में कहता है दोस्तों, अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है हमें एक परिमेय संख्या। कहता है इफ ऑन एडिंग -8√2, किस चीज़ में, इसके अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक तरीके से रैशनल नंबर। मैंने ये पूरा डिटेल में लिखा, शॉर्टकट में लिखा है।
मतलब यही है इसका मतलब, अगर इस चीज के अंदर ये वाली वैल्यू क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो, तो क्या मिलता है आपको, एक रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो कहता है k की वैल्यू बताइए क्या हो सकती है, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। अब बात करेंगे यहाँ तक की, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, k की वैल्यू, बट उससे पहले क्या बोले कि क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। और आप जानते हो कि इसके अंदर क्या चीज दिख रहा है बेटा, रूट दिख रहा है। तो पहले इसको ऐड कर लेते, चलो। तो क्या आया, 2 ब्रैकेट में k रूट में है बेटा, -1 ब्रैकेट 1 प्लस √8। और किसको ऐड करना था, इस वाले नंबर को। ऐड मतलब प्लस का साइन, और ये क्या है, माइनस में है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने क्या करा, जो दे रखा था, यानी इस वाले एक्सप्रेशन में ये नंबर ऐड करना था, तो ऐड का साइन डाला। और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस में, तो इसलिए माइनस लगाया। अब क्या करेंगे, समझना मेरी बातों को। इस ब्रैकेट से पहले क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा है, यानी कि रूट में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करते, तो क्या आएगा, ये 2 रूट k आएगा। और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 1 जा 2 प्लस में √8। क्या √8 को √8 लिखना सही है, क्या हम कहेंगे नहीं। √8 का मतलब क्या है, इसका फैक्टर बनाओ। तो 2 से करूँगा 4 आएगा, फिर 2 से करूँगा 2 बनेगा, फिर 2 से करूँगा 1 आया। तो यानी कि √8 का मतलब क्या है बेटा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, मतलब 8 हो गया। तो किसका वेक्टर बन गया, 2 का वेक्टर बन गया, यानी 2 बाहर आएगा और रूट में क्या आएगा बेटा, 2 आ जाएगा। यानी कि इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वहां से आप बोलोगे सर 2√2 लिख सकते हैं। और ब्रैकेट से पहले क्या है, प्लस है। जब भी ब्रैकेट से पहले प्लस हो जाए और ये प्लस और माइनस दोनों आ जाए, तो अपने आप क्या बनता है, वो माइनस होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप पता लगाओ कि रूट में कौन कौन सी वैल्यू, रूट में एक तो ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, ये एज इट इज आएगा 2√k -2, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों सेम सेम है, तो क्या होगा, माइनस का 6√2। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अगर है तो बेटा आप बैक करके दोबारा देख सकते हो। दोबारा समझाता हूँ, देखो मैंने क्या करा है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं ना, एक जैसे, तो इनको हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। और ये प्लस और ये क्या है, माइनस। तो 8 में से 2 गए तो 6 आएगा, और क्या बचेगा, √2 बचेगा। अब हमें पता है इसने क्या बोला था, परिमेय संख्या बचता है, यानी कि रैशनल नंबर। अपना माइंड लगाओ, क्या कभी भी रैशनल नंबर में √2 आता है, आता है रैशनल नंबर में √2, परिमेय संख्या में √2 नहीं आता। तो पक्का हमें वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए, ऐसी वैल्यू पुट करनी चाहिए जिसका आंसर क्या हो सके, रूट में आ सके। ठीक है, क्या आ सके, रूट में आ सके और 2 आ सके। तो k की जगह या तो मैं 6 रखूंगा या 12 रखूंगा, 18, और इनकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। मान लो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2k, और k की वैल्यू मान लो क्या आएगा, 6। थोड़ी देर के लिए मान लो 6 रखा है, तो ऐसे रखूंगा। तो k का फैक्टर क्या होगा, से √6 का, √6 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू में 3। क्या बाहर कुछ आएगा, बाहर कुछ नहीं, यानी 6 तो नहीं लग सकता। आपको कोई सर समझ में नहीं आया, थोड़ी देर के लिए और देखो। मान लो यहाँ पे 2 की जगह 2 और k की वैल्यू क्या रखे, देखो अब मैं 12, तो ब्रैकेट में क्या रखा मैंने 12, और 12 का मतलब क्या है, करके दिखाता हूँ। देखो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि बाहर क्या आएगा आपका, एक बार 2 बाहर नहीं आएगा, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 3, तो 4√3 आएगा। पर 4√3 क्या √2 से कैंसिल होगा, माइनस ही नहीं होगा। अगर मान लो आपने नहीं समझा तो मैं समझाता हूँ और एग्जांपल देखिए। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, 2√k या 2 क्या लिखा है यहाँ पे, इनका सॉरी ये 2 आया, और इस पूरे की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी इस पूरे की जगह, तो 4√3 और क्या 6√2 में कुछ कर सकता हूँ मैं, माइनस ही नहीं हो सकता। ये तो अभी भी क्या रैशनल में है, क्योंकि रूट में आगे तो रैशनल ही तो है, यानी कि इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी गलत है। ये करके देख लेते हैं। तो इसका क्या बनेगा, 18 का फैक्टर। आप बोलोगे सर 18 का फैक्टर होता है 2 इंटू में 2 इंटू में क्या हो रहा है, सही है, नहीं 2 इंटू में 3 इंटू में 3 हो सकता है ऐसा। क्या बचेगा आपका, आप कहोगे सर ये क्या बन गया, 3 2 3 और रूट में 2 बन जाएगा। अगर मैं रूट लगा दूँ यहाँ पे तो ऐसा कर सकते हैं, और यहाँ पर रूट आ जाएगा और इससे आंसर हो जाएगा। आपको मैं करके दिखाता हूँ, इसे हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये सारे ऑप्शन गलत थे, और 18 से आया ना हमारा आंसर कैसे, तो बताता हूँ। देखो 2 की जगह 2, मान लो इसने बोला ना k की वैल्यू क्या है, k की मान लो ऑप्शन नंबर 18 है, c है, तो 18 आया इसका, और माइनस की जगह -2 और माइनस की जगह 6√2। ठीक है यहाँ तक। अब क्या कर सकता हूँ मैं, इसको 18 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 मना है,
आप बोलोगे नहीं, ये -2 और ये माइनस का 6√2, बाहर क्या आएगा, इसका पेयर किसका बन गया, 3 का पेयर बन गया, तो पहले से 2 है और एक 3 बाहर आ जाएगा, होता है ना, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमारा √2 का पेयर बना तो एक बार 2 बाहर आ गया और जो अकेला बची उसे रूट में छोड़ दिया। तो ऐसे ही जब 18 था तो इस 18 को मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैंने कैसे करा, ये एलसीएम लेके करा, यहाँ से 2 से करा तो 9 आया, फिर 3 से करा 3 आया, और फिर दोबारा 3 से करा तो 1 आया, तो ये आ चुका आपका। और रूट में क्या बच गया 2, और ये वाला 2 माइनस का, और दोबारा से ये क्या था बेटा 6√2। ये जो यहाँ पे मैंने एलसीएम कहते हैं रफ कर दिया, अब देख लेना, यहाँ तक कुछ नहीं पूछना, और पूछना है तो बेटा बैक कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे पूछ तो नहीं पाओगे। 3 2 जा 6, तो 6 आया, और रूट में क्या बचा आपका 2 माइनस का 2 और माइनस का 6√2। अब बताओ कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, खुद देखो इस नंबर में और इस नंबर में क्या डिफरेंस है, कैसे है, दोनों सेम है, ये प्लस का और एक इसका माइनस का, तो प्लस और माइनस कट गए तो क्या बचा आपका, कुछ नहीं, अल्टीमेटली क्या बचा माइनस का 2, हमारा माइनस का 2 बचा, और इसलिए क्या बोला था क्या बचना चाहिए, रैशनल नंबर, तो गिनती वाले तो रैशनल नंबर होते हैं, तो -2 बच गया ना, और किसी का इसमें नहीं, अगर 18 आ चुका तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है आपके पास, सी, यानी कि की वैल्यू मेरे को क्या रखनी चाहिए बेटा, यहाँ पे सी रखनी चाहिए, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80। क्लियर है, कर दे गाइस। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। आपके पास क्या दे रखा है, एक आयत चित्र है, यानी कि हिस्टोग्राम है, ये दे रखा, और मैंने कोशिश करा है कि ठीक ढंग से बनाऊं, और उस डायग्राम में नीचे की तरफ क्या लिखा है, नंबर ऑफ विजिटर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, आगंतुक। आगंतुक, आगंतुक का मतलब क्या होता है, जो घूमने के लिए आते हैं कई बारी, या फिर क्या होता है घूमने के लिए जो आते हैं ना, उसी को कहते हैं आगंतुक। ठीक लिखा है ना मैंने, हाँ जी ठीक लिखा है। अब नीचे क्या लिखा है, नंबर ऑफ विजिटर, विजिटर का मतलब जो विजिट करने के लिए आते हैं, नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या है, दिनों की संख्या। आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, जब कभी क्या होता है टूर का मौसम आता है, जब ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं, तो किसी एक जगह पे कई दिन अचानक क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिन जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है संडे वाले दिन ज़्यादा लोग जाते हैं ना, तो इसी तरीके से क्या है, ये दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सी बात सही है। ठीक है, तो देखते हैं, ये आपको पता ही होगा, ये क्या है 0, फिर दे रखा है 40, यानी कहाँ तक है ये, देखो 1 2 यानी कि 2 दिन हो गए, ऊपर क्या है 1 2 3 4 यानी 4 दिन, अगले में क्या है दोस्तों 7 दिन, मैं इसको सामने को देख के बता रहा हूँ, और नीचे तो इसके नंबर दे रखे, अगर 40 से 60 है तो बीच में क्या रहा होगा, आप कहोगे सर बीच में अगर कुछ नहीं दे रखा, और यहाँ पे 60 है, यहाँ 80, तो पक्का यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 70, यहाँ 90, यहाँ 110, यहाँ 130। ठीक है बेटा, ये हमने खुद भरा है, देखो ध्यान से। अब पूछता है 12 दिनों में, किसमें 180 से 90 तक है, तो 12 दिन कहाँ है दोस्तों, 1 2 3 ऐसे 5 10 11 देखिए 12, तो 12वें दिन में क्या पूछ रहे हैं, कितने लोग होने चाहिए दोस्तों, 80 से 90, तो 12वें दिन में जाते हैं कहाँ पे बन रहा है, देखो 12वें दिन में तो ये बन रहा है, और कहीं बन रहा है क्या, और कहीं नहीं बन रहा है, यानी कि ये, तो क्या 80 से 90 है, 80 से 90, हमें तो यहाँ पे 70 से 80 दिख रहे हैं, 70 to 80 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब तो भाई गलत लग रहा है। ठीक है, फिर भी गाइस मैं एक बार आपको देखता हूँ इसका डायग्राम में, तो दोस्तों पहला तो आपको समझ में आ गया कि 12 दिनों में 80 से 90 नहीं हो रहे, 12 दिनों में क्या होगा दोस्तों 70 to 80 हो रहा है, यानी पहला तो ऑप्शन गलत है। और दूसरे ऑप्शन में क्या बात कर रहे हैं, देखो दोस्तों 5 डेज की बात कर रहे हैं, और कितने लोग आए थे देखने के लिए 60 to 70, तो 5 डेज मतलब 1 2 3 4 5 के सामने जाओगे ऐसे, तो मैंने पहले से ही सबका लिख रखा है कि 5 डेज में कितना आ रहा है, देखो 5वें नंबर पे, और कितने लोग हैं इनके बीच में 60 to 70, क्या 60 to 70 है, बस ये आपका ऑप्शन नंबर खत्म होगा आंसर। क्लियर है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो आई थिंक अब बात करें तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन लगभग गलत हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन बचा है जो कि आपका क्या है, केस स्टडी बेस है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आप पढ़ोगे पहले पैसेज और उसके बेस पे आपको आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कर दे पॉज कर गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि क्या है गाइस आपका केस स्टडी बेस। ठीक है, केस स्टडी, तो इसको करने के लिए आपको क्या है, सिर्फ टॉपिक समझना पड़ेगा, और ये आपकी कह सकता हूँ मैं कि एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड है, और ज़्यादातर बच्चों ने ये नहीं किया हो क्योंकि टीचर ने इसको स्किप कराया है। इसमें करना क्या है, आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक लड़की है जिसका नाम क्या है दोस्तों, सृष्टि है, उसका क्या है बेटा बर्थडे है। तो मैंने पूरा नहीं लिखा, जो मतलब है वो सिर्फ बता रहा हूँ। जो आपके पैराग्राफ में सृष्टि है उसका बर्थडे है, और उस लड़की ने क्या सोचा मैं कहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी,
अनाथालय में, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं ऑर्फेनेज। और वहाँ पे क्या चीज़ बांटेगी सभी को, एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बच्चे होंगे और बच्चों की केयर करने के लिए कौन होगा, अडल्ट होंगे, यानी कि बड़े बड़े लोग होंगे। तो उसने क्या सोचा लड़की ने, अगर कोई बच्चा है तो उनको कितने एप्पल देगी, वो 2 एप्पल देगी। और अगर कोई बड़ा है, बड़ा मतलब अडल्ट है वहाँ पे, तो उनको कितने एप्पल दिए जाएंगे, 3 एप्पल दिए जाएंगे। और साथ में सभी को क्या दिया जाएगा, साथ में सभी को क्या दिया जाएगा बेटा, केक दिया जाएगा, ठीक है। तो केक के साथ अगर कोई छोटा है तो 2 एप्पल और बड़े हैं तो उनको 3 एप्पल। बड़े का मतलब जो वयस्क है वहाँ पे 3 एप्पल। और पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है इसके बाद आपको, तो बताइए अगर आपने बच्चों की संख्या को कितना मान लिया, चिल्ड्रन को हमने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। हमें नहीं पता ना कितने स्टूडेंट चिल्ड्रन, x मान लिया। और अडल्ट को कितना मान लिया, y। तो ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब कुछ। तो कहता है कि इसके लिए आपको ये बताइए कि कौन सी सिचुएशन बन सकती है, एक लीनियर इक्वेशन बनाइए। तो आपको या तो आता है तो डायरेक्टली कर लोगे, और नहीं आता तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन से करना सिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो पता लगाओ भाई कितने एप्पल्स बांटे गए थे, 60 बांटे गए थे। और इक्वल टू में सब में 60-60 है, तो बहुत ही आसान हो गया भाई, फिर तो कुछ सोचना नहीं है। एक चीज़, दूसरी बात, बच्चे को कितने एप्पल दिए जा रहे थे, 2 दिए जा रहे थे। और बच्चे को हमने क्या बोला था, x, और बड़े को हमने क्या बोला था, y। और कितने एप्पल दिए जा रहे थे, 3। तो आप क्या करो, जितने बच्चे हैं उनको बोलो x प्लस में y, क्योंकि दोनों को यानी बच्चे को मिला के और बड़ों को मिला के, यानी अगर बच्चे हैं और बड़े हैं सबको मिला के कितने सेब बांटे गए थे भाई, 60 सेब बांटे गए थे। यानी बच्चे को जितने दिए प्लस बड़े को जितने दिए, कितने मिलके बन गए बेटा, 60। पर क्या सबको अलग अलग दिए थे ना, बच्चे को हम कितने दे रहे थे, 2 दे रहे थे, 3 दे रहे थे। तो आप बोलोगे सर बच्चों को 2 दे रहे थे, तो 2 लगा दो यहाँ। और बड़ों को कितने दे रहे थे, 3, तो 3 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो 2x + 3y = 60। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, देख लो। ये ऑप्शन का ये तो नहीं है आपका, ये ऑप्शन नंबर क्या आपका, बी, ठीक है। क्या बोलोगे सर, 2x + में 3y। कैसे करा आपने, क्योंकि बच्चों को 2 दे रहे थे तो इसलिए 2 लगाया, और साथ में बच्चे कितने थे, x थे, और बड़े कितने थे, y थे, तो y हमने कहाँ से लिया है, तो ये सब कुछ आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और 3 कहाँ से लिया, क्योंकि उनको हम 3 दे रहे थे, तो 3 से इंटू कर दिया, और टोटल कितने हो गए, 60। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है, मेरी बात समझ गए। अब इसका ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अगर मान लो वहाँ पे चिल्ड्रन कितने हैं, 15 हैं, बच्चे कितने हैं बेटा, बच्चे 12 हैं बेटा। सॉरी मैंने इसका मान लो थर्ड पार्ट ले लिया, चलो मैं सेकंड ही कर दे रहा हूँ, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ। कि मान लो आपके पास क्या है, चिल्ड्रन वहाँ पे कितने बेटा, चिल्ड्रन वहाँ पे 15 है, और क्या पूछ रहा है, 15 है, और आपसे पूछ रहे हैं कि मान लो बताओ अडल्ट कितने हैं, क्या है, अडल्ट कितने हैं। और ऑप्शन क्या है आपके पास, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से। अडल्ट का मतलब क्या है, बड़े लोग कितने हैं। तो आप कैसे करोगे, इसने क्या बताया, बच्चे कितने हमारे पास, 15 है, 15 बच्चे हैं। तो आप खुद बताओ भाई, अगर 15 बच्चे हैं और एक बच्चे को हम कितने सेब दे रहे थे, ये तो नहीं बताया ना अभी कितने लोग हैं। अभी इसमें सिर्फ ये बोला गया था, देख लेते पहले फिर भी कहीं पढ़ के। इसने ये नहीं बताया कितने लोग हैं, बस इतना बताया मान लो कि वहाँ पे बच्चे कितने हैं बेटा, 15 हैं। कितने हैं, 15। तो अगर मैंने सभी को कितने कितने सेब दिए थे भाई, 2 सेब दिए थे। और वहाँ पे थोड़े, इसको रफ कर दो आप, इसको रफ कर देता हूँ। तो अगर 15 बच्चे हैं और उनको मैंने कितने एप्पल दिए थे, 2-2 एप्पल दिए थे, तो कितने दूंगा, 0, 1, 2 1 3। यानी कि अगर 15 बच्चे हैं तो उनको अगर मैं सभी को 2-2 एप्पल दूंगा तो कितने एप्पल दे चुका हूँ, 30 एप्पल। और टोटल एप्पल कितने देने थे मुझे, कितने एप्पल देने थे, 60 एप्पल देने थे ना, क्योंकि सभी को मिला के कितने बांटने थे, 60। और कितने बच गए हमारे पास, मान लो 30 बच चुके हैं, तो बचेंगे कितने एप्पल भाई, 30 एप्पल बचेंगे। और 30 एप्पल बचेंगे अगर मैंने बच्चों को 30 एप्पल बांट दिए, और अब 30 एप्पल किसको देने हैं, बड़ों को देने हैं। थोड़ी देर के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो एक बड़े को, जो बड़ा आदमी है एक, उसको मैं कितने एप्पल दे रहा हूँ, तो 3 एप्पल एक आदमी को दे रहा हूँ, और मेरे को बांटने कितने हैं, अभी 30 बांटने हैं। तो कितने आदमी को दे सकता हूँ मैं, 10 को ही दे पाऊंगा ना। आप क्या करो बेटा, 10 3 से भाग कर दो, क्योंकि एक को अगर मैं 3 दे रहा हूँ तो 3 एकम 3 और 0 का 0, यानी कितने लोगों को दे सकता हूँ मैं, 10 हो गया। और आप बोलो सर नहीं समझ में आया, ऑप्शन से करके बताओ। चलो मैं ऑप्शन से करके बताता हूँ। मान लो 15 बच्चे थे और पहला ऑप्शन क्या है, 10 है। तो 15 बच्चों को तो हमने कितने एप्पल दिए हैं, 30 दिए हैं। और बचे हुए एप्पल कितने हो गए, 30 हैं। तो 30 किनको दूंगा,
10 को दूंगा तो 10 को अगर मैं दे रहा हूँ, 1 को 3 दे रहा हूँ तो 10 को कितने दूंगा, 30 एप्पल दूंगा, खत्म हो गया। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइस, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कितने एडल्ट है वहाँ पे बेटा, आप बोलोगे सर वहाँ पे कितने एडल्ट है, 10 एडल्ट है। ठीक है, चलो इसका अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। मान लो आप थोड़ी देर के लिए मान लो इसमें अगले क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो कि वयस्कों की संख्या मतलब अडल्ट कितने हैं, 12 हैं, तो बताओ बच्चे कितने हो सकते हैं। यानी कि आपको इसमें ऑप्शन से करना पड़ेगा। ठीक है, पोज करना गाइस। देखो अभी जैसे कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में क्या था, उन्होंने बोला था कि मान लो कि चिल्ड्रन कितने 15 है तो अडल्ट कितने आए, 10 आए। ठीक है, हमने कैसे करा, हमने पता लगाया कि भाई अगर 15 बच्चे हैं तो कितने कितने एप्पल दिए थे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करा। अब मान लो उन्होंने क्या बोला है, अडल्ट कितने हैं आपके पास, 12 अडल्ट है, और एक अडल्ट को आप कितने दे रहे थे एप्पल, आप बोलोगे सर एक अडल्ट को हमने 3 एप्पल दिया है। और मान लो अगर 12 अडल्ट है तो तीनों कितने कितने बढ़ जाएंगे उनको, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो कितने एप्पल्स बट गए, 36 बटेंगे, 36 बचेंगे ना। तो कितने 60 थे हमारे पास भाई, मान लो टोटल 60 एप्पल थे, और 36 किसको देने पड़ेंगे, अगर ये 12 लोग हैं तो इनको देंगे तो कितने बचेंगे, ये बेटा 4 बचेगा, और ये 5, तो 5 में से यानी 24, कितने एप्पल बच गए, 24 एप्पल बच गए। अब आपको क्या करना है, किनको देना है, बच्चों को देना है। तो बच्चों को कितने कितने दे रहे थे हम दे रहे थे 2 एप्पल, तो 2 से डिवाइड कर लो भाई, कितना आएगा, 2 1 जा 2 खत्म, और ये 4 बचेगा, 2 2 जा 4, तो यानी कितने बच्चे हमारे पास, 12 ऑप्शन में है ये। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देखो, और मैं इसका दूसरा तरीके से बताता हूँ। क्या बोला क्वेश्चन में कि अडल्ट कितने हैं बेटा, 12 हैं, तो अगर 12 अडल्ट है बेटा, अगर मैं उनको 3 एप्पल दे रहा हूँ तो कितने एप्पल बांट चुका हूँ, 36, और बचेंगे कितने मेरे पास अब, 24 बचेंगे। 24 क्यों बचेंगे, क्योंकि हमें कितने एप्पल बांटने हैं, सिर्फ और सिर्फ 60 ही तो बांटने थे, तो 24 बच गए। अगर मान लो 8 पीपल होते, 8 बच्चे होते, तो एक बच्चे को हम कितने देते, 2 देते, तो कितने बढ़ते, 16, और हमारे पास कितने हैं, 24, तो 8 बच्चे तो नहीं हो सकते, गलत है ये। मान लो 10 बच्चे होते तो कितने कितने एप्पल है, 10 2 जा 20, और हमारे पास कितने एप्पल है, 20, तो ये भी नहीं होगा। अरे समझ में। अब मान लिया हमने कि 12 बच्चे हैं, सबको कितने कितने दूंगा, 2 2, तो कितने बचेंगे, कितने बांट सकते हैं, 24 बांटेंगे, और हमारे पास है भी कितने, 24, तो 24 ही बांटूंगा, तो यानी कि कितने बच्चे हमारे पास, 12। या तो भाई ऑप्शन से करके देख लो या ऐसे करके देख लो। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पेशेंस में ध्यान से करना है, तभी होगा आपका क्वेश्चन। और मैं तो कहूँगा कि आप अपने पेपर को पीछे से सॉल्व करना शुरू करना, क्योंकि ऑप्शन वाले में आप टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना। आपको जो ऑप्शन वाले आते हैं उन्हीं को पहले करना है, सारों को पहले नहीं करना है। तो कर दे खत्म गाइस ये। अब करेंगे इसके 2 क्वेश्चन, पोज करना है गाइस। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। 4th पार्ट में कहता है कि आपके पास x की वैल्यू मान लो 5 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, ये दे रखा है ना इसमें, ये दे रखा है। कहता है x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 2 है, और आपके पास ये इक्वेशन है। तो बताइए b की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू बेटा, b की वैल्यू। तो इसके ऑप्शन क्या है, -5 5 और 2 और ये 14। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना, जो भी चीज़ दे रखी है बस वो रख दो, अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या दे रखा है आपके पास इक्वेशन, 3x प्लस में 5y इक्वल टू में b। x की वैल्यू कितनी है, -5 है, तो 3 इंटू में -5 तो ब्रैकेट में आएगा, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5, y की वैल्यू कितनी है, 2 है, इंटू में 2 इक्वल टू में क्या होगा, b। 3 को इससे करूँगा तो क्या आएगा बेटा, -15 और प्लस में 10, तो बराबर में क्या होगा, b। 15 समझ में आया कैसे आया, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो माइनस प्लस माइनस तो क्या आएगा, -5, तो b की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -5। क्या ऐसा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। खत्म हो गया। अब बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आपके पास ये इक्वेशन है 4y माइनस का x इक्वल टू में 5, और कहता है अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, ax by प्लस c इक्वल टू 0, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। आपने ये क्वेश्चन 3.1 का सेकंड क्वेश्चन किया होगा बहुत सारे, और इन्होंने दिया भी आपको थोड़ा सा घुमा करके। खुद बताओ भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, पहले x आएगा फिर कौन आएगा, फिर काउंटिंग वाला। यहाँ पे पहले कौन दे रखा है, y दे रखा है, तो इसको उठा के ठीक कर लो। आप क्या करो, पहले क्या लिखेंगे, x वाला, x यहाँ पे कितना है बताओ, -x है, फिर कौन है बेटा, y वाला, यानी कि y की वैल्यू क्या है
प्लस का 4 और फिर y है, और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और यहाँ पे काउंटिंग का है तो आप क्या बोलोगे, इधर बुला लो इसे, माइनस का 5 इक्वल टू में 0। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि आपको ना बेटा x की वैल्यू को जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, पॉजिटिव। तो कैसे रखोगे, या तो सबके साइन चेंज कर दो डायरेक्टली, एक स्टेप में हो जाएगा आपका आंसर। हमें किसकी वैल्यू पूछा उसने, a की वैल्यू पूछ रहा है ना वो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट करोगे तो a की वैल्यू से तो -4 आ सकती है, ठीक है, और ये भी आ सकती है। तो दोनों में से कौन सा आंसर करना चाहिए बताओ, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, वो तो आपके अकॉर्डिंग है, आप क्या कर रहे हो। वैसे तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि इस वाली वैल्यू को उधर लेके चल जाओ या इसको इधर लेके आ जाओ, क्या करना चाहिए, दोनों आंसर सही है। अगर किसी बच्चे ने इस वाले इस क्वेश्चन को मान लो कि इसको उधर भेज दिया, यानी कि 5 और फिर माइनस का x है, तो क्या बन जाएगा, ये 5 बाद में रहेगा, ये माइनस का x उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, a की पूछ रहे ना, हाँ, तो a की वैल्यू बेटा आपके पास आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो 1 आनी चाहिए। और अगर मान लो किसी बच्चे ने इस तरीके से किया है तो इसके साथ क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, यानी x की a की वैल्यू क्या मानी जाएगी यहाँ पे, -1। ये दोनों ऑप्शन सही है मेरे अकॉर्डिंग तो। वैसे आप इसको प्रेफर करना क्योंकि हम इस तरीके से करेंगे, इसको रफ कर देते। मान लो क्या करा मैंने, x वाले टर्म को पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दी क्योंकि ये y की टर्म बाद में होती है, गिनती का इधर बुला लो, -5 इक्वल टू में 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा तो -1, तो यानी कि -1 हो जाएगा। करना पोज दिखाना मैं क्यों करें गाइस, इसका जो मैंने बताया ना आपको क्या करना था, कुछ बच्चे इसको उधर भेज के करेंगे तो वैसे उसका आंसर वो भी सही होना चाहिए, बट अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें ना तो कहता है कि जो चीज़ गिवन है ना जिस तरीके से उसी तरीके से माननी चाहिए। तो मान लो मैंने क्या करा, पहले x वाले को पहले लिखा क्योंकि पहले से लिखा है, फिर y वाले को बाद में लिख दिया और काउंटिंग वाले को इधर बुला लिया। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो देखो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू क्या आ रही है, -1, तो -1 ही टिक करना, ठीक है। और ये 4.1 का है, मुझे मैंने 3.1 बोल दिया था, वैसे वो 4.1 का ही पूरा जो क्वेश्चन है 4.1 पे बेस्ड है, ठीक है। अगर आपने 4.1 की तैयारी नहीं करी तो उसकी तैयारी करी कर लेना। ओके दोस्तों, फर्दर ऑफ इस पॉइंट गाइस, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि 12 चैप्टर का क्वेश्चन है, और 12 चैप्टर से आप समझ लो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको रिवीजन करने की बहुत जरूरत है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखो एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है बेटा सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c डिवाइड में 2। हिंदी में कहते हैं इसे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, सभी का टोटल कर दो और आधा कर दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्लियर है। और इसका एक क्या होता है बेटा, एरिया निकालने का फॉर्मूला s s - a s - b और s - का c, ठीक है। अगर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आए तो आप इतना बड़ा सॉल्व मत करना, इसको बाद में करना क्योंकि 1 मार्क्स का आएगा ना, ऑप्शन वाले में आएगा तो आप या तो इसे छोड़ दो, पेपर में कह रहा हूँ मैं से। और क्या करना, जिसने कर रखा है आप उससे पूछ सकते हो क्योंकि इससे आपका टाइम ना लगे। चलो गाइस, अब बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट में कह रहा है दोस्तों क्या कि एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ये 24 है, ये 32 और ये 40 है। ट्राइंगल के शेप में क्या है, एक तरीके से ये आपके पास एक गार्डन है, ठीक है दोस्तों, पार्क है एक तरीके से। और क्या करता है यहाँ पे जो इसका गार्डनर है वो यहाँ पे जगह छोड़ देता है ताकि 3 मीटर का, और उसके अंदर से वो क्या कर सके, एंट्री कर सके। और क्या कहता है, ध्यान से समझना, कहता है जो गार्डनर जो है वो क्या करना चाहता है बेटा, इसके ऊपर फेंस लगाना चाहता है। क्या लगाना चाहता है, फेंस। तो फेंस वाला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है इसका 4। चलो मैं बाद में कराऊंगा इसे। तो फेंस का मतलब क्या होता है, कांटेदार तार। कांटेदार, देखा होगा आपने खेत के पास चारों तरफ जो लोहे की वायर लगी रहती है ना, लोहे की तार लगी रहती है, उसी को कहते हैं फेंस, ठीक है। तो वो इसके चारों तरफ लगाना चाहता है। और क्या कह रहा है साथ में, और कहता है पार्क के अंदर वो क्या लगाना चाहता है, घास लगाना चाहता है। इस पूरे के अंदर क्या लगाना चाहता है, घास लगाना चाहता है, ठीक है। तो आपको ये समझाना है और ध्यान से समझना आपको ये है कि अगर यहाँ पे इसकी भी साइड देता, इसकी भी साइड देता, तो मैं इसको माइनस कर देता क्योंकि इसका स्क्वायर यहाँ पे गेट के पास तो हम लगाएंगे नहीं,
बट सिर्फ आपको ये मान के चलना है, सिर्फ ये जगह है, इसके अंदर घास लगाई गई। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, एस। एस निकालने का तरीका क्या है, सबको जोड़ दो, 24 प्लस में 32 प्लस में 40 और डिवाइड में क्या आएगा बेटा 2। यही तो फॉर्मूला है अर्धपरिमाप का। तो क्या होगा, इन सबको ऐड करोगे तो 96 और डिवाइड में 2 करके क्या आएगा 48। डिवाइड का मतलब क्या है, ऐसे डिवाइड कर लो आप 96 को, 2 4 जा 8, 1 बचेगा आपका 6 और 2 8 जा 16। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा इसका, फर्स्ट का 48 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, आपका ऑप्शन नंबर है गाइस इसका डी। ठीक है, अब बात करेंगे, चालू है, बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसमें कहता है पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालना है, और एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है इसमें। ठीक है, तो इतना बड़ा सॉल्व करने से अच्छा है कि मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, आप बस सॉल्व कर लेना खुद ही। फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला। तो s माइनस का s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस का सी। तो इसको करने के लिए s की वैल्यू कितनी है भाई, अगर आपको ये आता है दोस्तों तो आप स्किप कर देना, वीडियो थोड़ा आगे बढ़ जाना। s हमने कितना निकाला 48, तो 48 माइनस a कितना है हमारे पास 24, फिर 48 माइनस का 40 और 48 माइनस का दोस्तों 32, आगे पीछे ले सकते हो इसमें। तो क्या क्या बनेगा आपका 48 बनेगा, फिर इंटू में क्या आएगा गाइस 48 24 आएगा, ये क्या आएगा 8 आएगा, और ये क्या आएगा आपका 16 आएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से करो, आपको जैसे आता है इजी करके कर सकते हो, बस फैक्टर बनने चाहिए। तो आप समझना मेरी बातों को। वैसे तो जिसको नहीं आता वो बेसिक तरीके से करे, कैसे करेगा वो 48 का एलसीएम ले लेगा, ऐसे करके 2 से करेगा तो इसका 24 बनेगा, फिर 2 से करेगा, कैसे आता है ये 48 को डिवाइड करो 2 से, क्या आएगा 2 2 जा 4 खत्म होगा, फिर 8 करोगे 2 4 जा 8, ऐसे कर करके करना है। ठीक है, सभी का करके। तो मान लो जैसे मैं 1 का लिख दे रहा हूँ तो 12 आएगा, फिर 2 का 6 आएगा, फिर 2 से करोगे 3 आएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 48 को कैसे लिखना है आपको 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, और मान लो इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का बन गया, तो इसको बाहर बुला लो, इसको बाहर बुला लो, ऐसे करके 24 का करना है। चलो मान लो कर देता हूँ मैं, किसका होगा 48 का 24 का क्या बनेगा आपका 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 बनेगा, और 8 का क्या बनेगा बेटा आपका 8 का बनेगा आपका 2 इंटू में 2 इंटू में 2 बनेगा, बचा 16। मान लो इसका मैं बता दे रहा हूँ, काट दे रहा हूँ जैसे 16 है तो इसका मतलब 1 2 3 4। ठीक है, अब जिसका पेयर बन गया, एक तो हमारा बन गया 2 का पेयर, एक और बन गया, एक और 2 का, एक 2 का यहाँ पे बन गया, एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ। ठीक है, तो कितने 2 हो गए 1 2 3, फिर 4 5 6, तो यानी कि 2 इंटू में 2 इंटू में 2 3, और एक बार और, फिर इसके बाद एक 3 ये बच गया और एक 3 ये बच गया, इसका भी पेयर बन गया तो 3, एक 2 ये बच गया और एक 2 ये बच गया, तो इसका भी एक बार 2 आ गया। फिर इसको इंटू कर लो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 को हम डबल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 128, और 128 का हम 3 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 8 के 24 का 4 हाथ से लग गया, 8 के 24 का 4 हाथ से लग गया 2, 3 2 जा 6 और 8 3 बन जा 3, तो क्या आएगा इसका आंसर दोस्तों 384 मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअल तरीका था, इसका एक क्वेश्चन करके जाना क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कितना आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और जिसको आता है वो इसका फास्ट वे भी यूज कर सकता है। कैसे है फास्ट वे, देखो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। इसका फास्ट वे क्या है, फास्ट तरीका क्या है, आप 48 को क्या लिख दो सर, देखो 24 है ना, तो 48 को बोल दो आप 24 इंटू में 2, और 24 की जगह 24 बोल दो, 8 की जगह लिखो 8, और 16 को मैं क्या बोल सकता हूँ, आप बोलोगे सर 16 का मतलब है 8 इंटू में 2। देखो 48 का मतलब 24 गुना 2, 24 की जगह 24 लिखा, 8 की जगह 8, और 16 का मतलब क्या 8 दूनी 16। देखो एक फैक्टर 24 का बन गया, 24 बुला लो बाहर, एक फैक्टर 2 का बन गया तो 2 को बुला लो बाहर, और क्या बच गया आपका एक फैक्टर 8 का बन गया। बस इनको आपस में इंटू कर दो, हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, है ना, ठीक है भाई। चलो इसे मैंने रफ कर दिया गाइस, तो आप इसका उतार लेंगे। अब थर्ड में कहता है बेटा क्या कि 20 मीटर पर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर का कितना 20 रुपये है, और क्या कह रहा है इसका निकालना क्या आपको, वहाँ पे ग्रास लगानी है बेटा, क्या लगानी है ग्रास, और इसका क्या निकालना है लागत, लागत मतलब खर्चा, तो घास लगानी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, उस पर साफ साफ लिखा है इसके अंदर, ऐसा नहीं बोला यहाँ छोड़ दिया जगह, तो पूरे के अंदर। तो जो भी आपका ये आया है 384, इसको क्या करो बेटा 20 से इंटू कर दो,
और वैसे अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आए तो बेटा आप बड़े ध्यान से करना, क्योंकि फ्री के नंबर है ये। मैंने बोला था ना कि इसका एरिया मत निकालना, निकाल लेना, आराम से चेक करके निकालना, क्योंकि अगर आपका एरिया गलत हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो एरिया से इंटू करोगे ना, क्योंकि हमें कहाँ पे लगाना है, इसके अंदर लगाना है, और ये पता लगाना है इसका एरिया कितना है। तो इसका एरिया इतना है, इसको इंटू करो तो क्या आएगा 0, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 का 6, कैरी हो गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है गाइस, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ये है। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर डी की बात करेंगे। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप वीडियो को दोस्तों पॉज करके देख लेना या फिर वीडियो को बैक करके देख लेना। आप करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की बात, समझना बातों। फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों, स्क्रीन पे ना आए तो आपको PDF डाउनलोड कर लेना है पहले से ही और कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फोर्थ है, इस पे क्या कह रहा है गाइस, इसमें कह रहा है 30 रुपये रेट है दोस्तों, और क्या लगानी है आपको, कांटेदार तार लगानी है, ठीक है। तार को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से आम भाषा में बाड़ कहते हैं, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, फेंस, ठीक है। तो बताइए फेंसिंग का मतलब ऐसा लगाना होता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या रखा है दोस्तों, BARBD वाट वायर, और रेट क्या है 30 रुपये। तो पहले ये पता लगाओ कि तार लगानी कहाँ पे है। आप कहोगे सर इस पूरे पे लगाऊंगा तार, बिल्कुल लगाओगे, इधर पूरे पे लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे, यानी कहाँ कहाँ पे लगाओगे, 24 पे लगाओगे प्लस में, इधर लगाओगे 30 पे लगाओगे प्लस में, इस पूरे के नीचे लगाओगे तो 40 हो जाएगा। और ध्यान दो, ये जो गेट है यहाँ पे थोड़ी तार लगाओगे, अगर गेट में तार लगाओगे फिर आप कहाँ से एंट्री करोगे, कहोगे सर उसको खोल भी तो सकते, खोलना नहीं है, ये मान के चलना है कि वहाँ पे तार लगानी नहीं, तो उसको माइनस कर दो। तो देखो इन तीनों का टोटल क्या आया था, इनका टोटल बेटा 96 आया था, 96 आया था और माइनस कर दो 3, यानी कि आपको क्या करना है, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, क्या 24 प्लस में 30 प्लस यहाँ पे इस 40 में से 3 हटा दो, कितना बचेगा 37, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा 93 मीटर। यानी कितनी जगह पे आपको तार लगानी है, इतनी जगह पे, यानी कि इतनी लंबी तार चाहिए आपको। तार हमारे पास कितनी लंबी है, इतनी लंबी तार चाहिए, और 1 मीटर का रेट कितना है 30 रुपये है। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको 30 से इंटू कर दो, आपका सोल्यूशन आएगा 0 की जगह 0, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, ठीक है। सपोज करो अगर यहाँ पे वो नहीं छोड़ता जगह, तो हम क्या करते हैं 40 को ऐड करते हैं, ना कि 3 को माइनस करते हैं। हम क्या करते हैं फिर 96 से इंटू करते बेटा, समझना पड़ेगा। 96 से इंटू कब करेंगे, अगर यहाँ पे जगह ना छोड़े तो करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं इसके 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए सारा कुछ रफ करना पड़ेगा बेटा। देखो 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या निकालना है इसकी, पारक की सबसे छोटी भुजा पर बनाए गए शीर्ष लंब की लंबाई, द लेंथ ऑफ, सुनो ध्यान से भाई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन तो तब तरीके में देखेंगे इसे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कितने तक आएगा सीधा हमारे पास, क्या बनेगा 24 24 थे यहाँ पर 32 और ये 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको एल्टीट्यूड नहीं बतानी, इसने बोला है एल्टीट्यूड वो वाली बतानी है जो सबसे छोटी वाली साइड पे है। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या, छोटी साइड। तो छोटी साइड कौन सी है, 24 है, 40 है, 32 है, 32 है, 24 है। तो ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ पे इस तरह से खींचना पड़ेगा, यहाँ से आपको लंब 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आप जानते हो कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, जैसे इसका तो आंसर दे रखा है 384, हमने फाइंड कर लिया। तो क्या होता है 1/2 बेस इनटू में एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे दोस्तों, एल्टीट्यूड, यानी कि इसी को हाइट भी कहते हैं, और एक हाइट जो है ना वही एल्टीट्यूड होता है। हिंदी में क्या कहते हैं, आधार गुना में शीर्ष लंब, यही लिखा है इसमें, बिल्कुल शीर्ष लंब। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 384 आना चाहिए। चलो कर लेते हैं 1/2। बेस क्या है, बेस का मतलब वो होता है दोस्तों नीचे वाला, बट यहाँ पे नीचे वाला हम क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि जहाँ से जो सीधी लाइन आ रही है ना, जिसके ऊपर गिरती है वो बेस होता है। तो इसके ऊपर गिरे तो पूरा बेस कितना है 24 है, और इसकी एल्टीट्यूड कितनी है हमें नहीं पता।
तो एल्टीट्यूड को मान लो मैंने क्या मान लिया बेटा, एच मान लिया, तो इसकी एल्टीट्यूड को एच मान लिया इक्वल टू में 384, ठीक है। कट रहा है इससे कितने बार में, 12 बार में, तो क्या बोलोगे 12 को एच से कर दो तो 12h इक्वल टू में 384, तो एच की वैल्यू क्या होगी बेटा 384 डिवाइड में 12, इससे कैंसिल कर दो। कैसे कैंसिल करोगे, अगर आपको आता तो डायरेक्ट करना, जिसको नहीं आता वो इस तरीके से आराम से कर ले। 12 3 जा 36 और फिर ये 12 2 जा 24, तो क्या आएगा इसका आंसर बेटा 32 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा 32 मिनट, ठीक है। कर दो बेटा उसको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इसमें क्या लिखा है, आपके पास एक पोल है और पोल क्या होता है, खंबा है, और सभी जानते हो कभी भी जो खंबा होता है ना वो सीधा खड़ा होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ और जब भी कोई सीधी लाइन बनती है तो वहाँ पे अपने आप ही क्या बनाना चाहिए बेटा 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे एक तो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये जो लाइन है ना ये, तो प्रिंट आउट में आप देखोगे तो इक्वल निकली हुई है, तो आपको अभी से इक्वल लगाना नहीं है जब तक ये बताया ना जाए। और वैसे इक्वल हो भी नहीं सकती है, ठीक है, बताता हूँ क्यों। अगर आपने 7 चैप्टर का एक टॉपिक किया है एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसका, तो ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते। ओके, अब क्या कहता है इसके बाद, यहाँ पर ये पी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये क्या लगाई गई है एक तरीके से सीढ़ी लगाई, जिसे हम क्या कह सकते हैं स्टेयर केस कह सकते हैं, लैडर भी कह सकते हो आप वैसे। और क्या बताया गया है इसमें, इस 10 मीटर की हमने क्या लगा दी वहाँ पे एक तरीके से तार लगा दी और कैसे करा गया, इसको सीधा खड़ा किया गया क्योंकि यहाँ पे कुछ फॉल्ट आ गया था भाई। अब क्या करता है भाई, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बताइए इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और ये जो स्टेयर केस है ना, जो सीढ़ी है, ये इस वाले एंगल के साथ साइड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो नंबर 1 कह रहा है कि बताइए कॉमन साइड क्या है इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल PAC में और ट्राइंगल PBC में। PAC PBC इन दोनों ट्राइंगल में बेटा कॉमन साइड क्या है, कॉमन का मतलब क्या, दोनों में आ रही होगी। तो देखो ना ये वाली जो सीधी लाइन है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो इसमें भी आ रही है और यही वाली साइड इसमें भी आ रही है। या फिर आप ऐसे देखो, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, P, यहाँ पर भी P और यहाँ पे C, यहाँ पर भी C, तो PC इक्वल टू PC डायरेक्टली कर लो आप तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं ट्राइंगल PAC और ट्राइंगल PBC, ट्राइंगल PAC और PBC, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर मैं क्या कर दूं बेटा सर्वांग सम कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं कॉन्ग्रुएंट। तो ये बताइए कौन सा रूल लग रहा है वहाँ पे, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, नियम कौन सा लग रहा है, RHS SS SAS SSS और ASA। तो मेरी बात समझना, पहली बात तो SSS तो जब ही लगेगा बेटा जब दोनों ट्राइंगल की सारी साइड पता हो, तो ये तो लग ही नहीं सकता, कौन सा नहीं लग सकता SSS, यानी ऑप्शन सी तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि दोनों SSS का मतलब ही क्या है, सारी साइड पता होनी चाहिए। आपको तो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो क्या कर लोगे, तो ये तो गलत हो गया। अब बचा RHS और क्या बचा SAS और क्या बचा आपका ASA। और मैं पहले बोल चुका हूँ कि भाई सीधा खंबा है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आएगा, तो 90 डिग्री का एंगल आएगा तो 90% चांस है कि भाई RHS वाला रूल लग सकता है, लग सकता है। फिर भी फॉलो करते हैं, कैसे देखो पोस्ट करिए फिर और उनको डाउन करें। चलो भाई दोबारा बताता हूँ दोस्तों, क्या बोल रहा था इसमें कि सर्वांग किससे हो सकता है, तो SSS तो नहीं हो सकता। अब मैंने बोला RHS से क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 90 है। तो उससे पहले आप एक रूल याद करो, आपने पढ़ा होगा 6.3 में, या फिर नहीं पढ़ा तो समझ लो। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का अगर ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल है, तीनों एंगल का सम क्या होता है बेटा 180 डिग्री, ठीक है 180 होता है, ये याद रखना हमेशा। इनके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अगर ये 60 है और यहाँ पे क्या है बेटा 90 है, इधर भी क्या है 90। मेरी बात समझना, ये 90 है और ये भी क्या है 90 है। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, सिर्फ मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल की। तो आप बोलोगे 60 प्लस में 90 कितना हो रहा है 0। आप बोलोगे सर 150, तो पक्का यहाँ पे अगर मैं 30 कर दूँ, कितना कर दूँ 30। देखो ना 60 और 30 कितने हो गए 90 और 90, 90 और 90 क्या होता है 180 होता है। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120, प्लस में 60 क्या होगा, यानी कि 120 में अगर मैं 60 ऐड कर दूँ तो 180, यानी कि इस तरह से बन चुका, ठीक है ओके। अब क्या करता है, मेरी बात समझो बेटा। अब इसने क्या बोला, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना चाहता हूँ कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूँ, तो कौन कौन सा रूल लगा सकता हूँ बताओ। एक तो इसकी ये साइड बराबर है इसके 10 10, और ये क्या है 90 के सामने वाले को हम क्या कहते हैं H कहते हैं, ठीक है।
और ये क्या है, एंगल है, ये भी क्या है, एंगल है। और कौन सा रूल बता सकते हैं बताओ? तो एक साइड भी तो पता होनी चाहिए। कौन सी साइड पता है आपको? कोई सी साइड नहीं पता? क्या पता है? अरे बेटा देखो, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है तो पता है ना। और एक राइट है, देखो हाइपोटेनस पता है, एस पता है और आर पता है। आर क्या है बेटा आपका? 90 डिग्री का एंगल। तो कौन सा रूल हो जाएगा इसका? डायरेक्टली RHS। ठीक है, क्लियर है? तो मैं इसको एक बार कॉन्ग्रेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका यूज होगा अभी आगे। तो देखो कॉन्ग्रेंट किस रूल से हो रहा है, समझ रहे हैं बात को। आप क्या बोलोगे सर? PC इक्वल टू PC कैसे है? कॉमन है। और क्या बोलोगे आप? एंगल P, ये क्या था? B था, PB या AP भी बोल दो, AP इक्वल टू में एंगल, ये क्या था भाई? C है क्या ये? हाँ C है, सॉरी। PC इक्वल टू PC तो क्या बोलेंगे? ACP इक्वल टू में BCP, दोनों क्या है? 90 डिग्री के। और तीसरा क्या है बेटा? ये क्या है? AP इक्वल टू में क्या है? BP। कैसे? 10 मीटर ईच है ना, दोनों इक्वल इक्वल गिवन है तो। या फिर बोल सकते हो भाई ये तो पहले से गिवन है, कॉमन है तो गिवन ही हो गई। 3 चीज़ें हो गई। तो कौन सा हो गया देखो? 90 डिग्री RHS रूल नहीं लग गया? RHS। और CP/CT से हम क्या कर सकते हैं? उसके एंगल भी इक्वल कर सकते हैं। कैसे? समझो, पहले यहाँ पे क्या लिखा है? P, तो इसका भी P लोगे। यानी अगर ये आपका क्या है बेटा 30 है तो इसे भी 30 लेना चाहिए, ऐसे बोलेंगे। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। बट ये साइड थोड़ी सी आपकी दूर है, इसका नाम क्या है? AC। तो AC किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा। वैसे दे रखा था डायग्राम में, तो AC इक्वल टू BC भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है बेटा, और सिंपल सिंपल हो जाएगा। तो RHS हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हुए पोस्ट करेंगे। अभी किसकी बात हो रही थी? BPC की। और मैं बता चुका हूँ कि क्या अगर ये दोनों बेटा क्या है कॉन्ग्रुएंट हो चुके तो आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। ट्राइंगल PAC, ट्राइंगल PBC। तो पहले वाली चीज पहले के इक्वल होगी। A किसके इक्वल होगा? B के इक्वल होगा। तो A यहाँ पे कहाँ है? ये रहा। A किसके इक्वल होगा? B के। तो A यहाँ पे 60 है तो इसे भी 60 बोलूँगा। और C किसके इक्वल होगा? C के इक्वल होगा। तो C यहाँ पे 90 है, इधर भी 90 है। तो P किसके इक्वल होगा? पहले के। यानी कि जो पहली चीज़ है वो पहले के इक्वल, दूसरी चीज़ दूसरे के, तीसरी चीज़ तीसरे के। इसी तरीके से क्या होता है बेटा? साइड होता है। PA इक्वल टू PB, AC इक्वल टू BC बोल सकता हूँ मैं। AC है इसमें, देखो AC इक्वल टू BC भी बोल सकते हैं, CP/CT से बोल सकते हैं इसे। क्लियर है? अब चलो निकालते हैं BPC। तो BPC कितना है ये? 30 डिग्री। कैसे निकाला हमने ये? अगर ये 90 था, ये 60 था, तो ये 30 आया और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो CP/CT से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे बताया, देखो यहाँ बताया नहीं, बता देता हूँ मतलब। आप क्या बोलोगे? एंगल, क्योंकि ट्राइंगल का नाम क्या है? देखो ट्राइंगल का नाम है PAC। PAC इक्वल टू में ट्राइंगल PBC, या एंड कर दो। तो P के इक्वल P, तो P इधर कितना है? 30 है तो इधर भी 30 बोलोगे। C के इक्वल क्या है? C, तो यहाँ पे C था तो इधर भी C था। A किसके इक्वल है? B के। तो आप क्या बोलोगे? B कितना है बेटा? A कितना है? 90 है, 60 है, तो यहाँ पर B के इक्वल होगा। देखो दोनों इक्वल हो गए, तो ऐसे कर सकते हैं। तो क्या बोलोगे? BPC। तो BPC सिर्फ इतना सा, तो ये 30 डिग्री हो गया इसका आंसर, यानी इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। APC क्या है? APC यानी ये वाला छोटा सा, ये भी क्या हो जाएगा 30। इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका भी ऑप्शन नंबर A है। ठीक है बेटा, चलो पॉज कर दो गाइस। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, और ये भी सही से दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकाल के करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आप इसके फ़ोन में PDF से करोगे, क्योंकि आप इसे जूम कर सकते हो, फिर वहाँ से स्केल से अपना आपके करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आने के चांस ज़्यादा होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वर्ग चौड़ाई क्या है, यानी कि विड्थ ऑफ द क्लास क्या है। सीधी सी बात है, ये है विड्थ इसकी, कितना गैप है इनमें? 10 10 10 10। तो कितना गैप है? 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 10। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से सही ऑप्शन?
इसका सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका आंसर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि आया चित्र में कुल संख्या कितनी है स्टूडेंट की, मतलब इन सभी के जो स्टूडेंट है उनके कितने टोटल नंबर है। तो बताइए भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ऊपर नंबर स्टूडेंट है तो पहले में 2 10 इन सब का टोटल कर लो। तो 2 और 10 12, 12 और 21 कितना हो गया दोस्तों 43, 43 और 19 43, 53, 53, 62, 62, 60, 52 और ये 7 कितना हो गया 59 और 160। यानी कितने बच्चे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं गाइस इसमें 60 है। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर रहा हूँ ना मैं। देखो 10 20 20 40 50 52 और ये 8 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि बताइए उन बच्चों के बारे में बताइए जिनका मार्क्स कितने हैं बेटा 50% और उससे ज़्यादा है 50% और मोर देन अबव। 50% का मतलब क्या हुआ 50% का मतलब क्या होता है। अगर आपका कोई टेस्ट होता है 100% का टेस्ट माना जाएगा और 50% का मतलब क्या होगा बेटा आप बोलोगे सर आधा मतलब होता है इसका हाफ। तो ये टेस्ट क्योंकि नंबर कितने अंक है तो कितने नंबर तक का टेस्ट हुआ एक तरीके से 60 तक कह सकते हो। तो 60 का 50% कितना होगा आधा कर दो। 60 का आधा कितना होगा 30, यानी कि 30 नंबर तक क्या है बेटा 50% है ये और ये क्या उधर 50% से अधिक है मोर देन 50%। हमसे पहले क्या पूछा है 50% और उससे अधिक। तो यहाँ से अधिक वाले कितने बच्चे 19 और 7 कितने हो गई 26 और 1 कितना हो गया 27। तो ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें। तो जी हाँ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों डी, यानी कि 4th क्वेश्चन का आंसर क्या है डी 27 स्टूडेंट 27 ही है ना। देखो 19 और 20 और 7 27 क्लियर है बेटा। अगले का क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है 50% या उससे कम। सीधी सी बात कर रहा है 50% से कम। तो इससे पहले कितने बच्चे हैं 21 और 10 31 और 2 कितने हो गए दोस्तों 33। यानी कि क्या बोलोगे 4th क्वेश्चन का आंसर क्या है 33। कौन सा ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कैसे कर रहे हैं देखो समझना। 50% का मतलब होता है आधा। अगर 60 का टेस्ट है तो उसका आधा कर दो। मान लो 80 का टेस्ट होता तो हम क्या करते 40 करते, यानी उसका हाफ 40 होता। और लास्ट में क्या कर रहा है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है यहाँ करा रहा हूँ मैं लास्ट क्वेश्चन 5th में कहता है बेटा कि रेंज निकालो। रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं हम परिसर कहते हैं और इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा प्रास। क्या नाम है इसका प्रास। तो कैसे करोगे आप ये 5th क्वेश्चन। 5th में क्या करना है आप सिर्फ ये लिखो बड़ी वैल्यू बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो बड़ा नंबर सबसे बड़ा क्या है बोलोगे सर 60 है। सबसे छोटा क्या है 0 है। बट ये नंबर थोड़ी है ये तो बेटा नंबर मार्क्स है जो बच्चों के आए हैं वो कितने हैं। तो आप जब पेपर खोलोगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है सबसे अधिकतम अंक कितने न्यूनतम 2 हैं और अधिकतम कितने हैं 59। मैक्सिमम कितने हैं 59 है बेटा और मिनिमम कितने हैं 2 है। तो इनका गैप कितना होगा 57, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 57। तो कौन सा ऑप्शन है इसका बेटा इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका 5th का 57। तो रेंज कैसे निकालोगे बड़े में से छोटे वाला माइनस कर दो, यानी आप कह सकते हो सर मैक्सिमम माइनस मिनिमम कह सकते हो। ठीक है, अधिकतम माइनस न्यूनतम कह सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20। तो बेटा केस स्टडी भी सारे खत्म हो चुके हैं। अब बात करेंगे पार्ट बी की। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई पोस्ट। जैसे दोस्तों आप सभी को कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भाई रेंज के लिए पता कैसे चलेगा 59 और 2 है। तो आपसे उसने पहले बता दिया गया है जब टेस्ट हुआ था ना कुछ वो टेस्ट हुआ था क्लास टेस्ट। तो उसमें बताया था कि लीस्ट का मतलब क्या होता है सबसे कम और हाईएस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम कितने थे इसमें 2 नंबर थे और सबसे ज़्यादा कितने थे 59 थे। ठीक है, तो इनका गैप ले लो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए खत्म हो जाए क्लियर गाइस। आपके बाद जो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है 21 में कहता है कि अगर एक ही वैल्यू ही दे रखी है सॉरी ये नहीं दे रखी इसमें ये आपके पास 2 प्लस में √3 है। ठीक है 2 प्लस में √3 है। तो कहता है बताइए आप बताइए सर कि 1/1 एक ही वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ करना कैसे होता है। आप क्या करो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए
तो इनका स्क्वायर कर दो पहले, 2 का स्क्वायर और इनके बीच में माइनस का साइन लगा दो और √3 का स्क्वायर। देखो क्या आएगा, 4 माइनस का रूट से स्क्वायर हट गया तो 3 आएगा। अगर इसका आंसर 1 आता है, ठीक है, अगर इन दोनों का स्क्वायर करने पर अगर आंसर 1 आ जाए तो आप क्या करोगे, इसका जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल ही तो है व्युत्क्रम, तो क्या करोगे आप, जो ये लिखा है ना वही लिख दो और इसके बीच में क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। ठीक है, मेरी बात समझ गए। मान लो मैं इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू बेटा मान लो आपके पास क्या है, 3 प्लस में √3, 3 प्लस में √8 है मान लो, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि a² प्लस में 1 में a² कैलकुलेट करो। क्या बोल रहा हूँ, a² प्लस में 1/a² निकालो, या फिर मैं बोल रहा हूँ आपसे, चलो पहले मैं बोलता हूँ 1/a निकालो, और फिर मैं बोल रहा हूँ a प्लस में 1/a निकालो, और फिर बोलूँगा a² प्लस में 1/a² निकालो। ठीक है, तीनों चीज़ें तो कैसे करनी है, मैंने क्या बताया, अगर आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या करोगे भाई, इन दोनों का स्क्वायर करो अलग अलग और माइनस करो, तो 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 3, और ये माइनस √8 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इससे स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा आपका 8 बचेगा, और क्या आएगा इसका आंसर 1। जैसे ही 1 आ जाए तो आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, 1/a निकालने के लिए क्या तरीका है आपके पास, जो लिखा है ना इसी का क्या कर दो बेटा माइनस में कर दो, बस प्लस था ना यहाँ पे, इसका माइनस हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब मैंने क्या बोला, मेरे को इन दोनों का प्लस चाहिए, किसका, a का प्लस 1/a का, कैसे निकालोगे, a की वैल्यू क्या है आपके पास, आप बोलोगे सर 3 प्लस में √8 और 1/a क्या निकला आपका 3 माइनस √8, और बीच में अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, देखो ये प्लस का 8 है प्लस ये माइनस का 8 कट गया तो क्या आएगा आपका 3 प्लस में 3 कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, समझ गए। और मैंने आपसे क्या बोला, a² अपन में 1/a² निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको a निकालना पड़ेगा, फिर 1/a निकालना पड़ेगा, और फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप इन दोनों का सम निकालो, मतलब ये सारा जब भी अगर ये निकालना है तो ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, और फिर क्या करोगे, जब ये आएगा इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। आप करो 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा 34। ये इसका इस तरह से तरीका है। ये जो मैंने डायरेक्ट कराया है ना, इसको तरीके में अगर हम करते हैं तो कैसे करेंगे तरीके में, देखो a की वैल्यू ये भी 1/a कैसे निकालोगे, 1/3 माइनस का √8 प्लस है सॉरी, और डिवाइड में क्योंकि रूट आ गया तो इनटू का साइन उसी से रूट उसी से डिवाइड, और क्या बोलोगे 3 माइनस √8, क्योंकि 1 है तो ऊपर से इनटू करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस का √8 आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सेम है या अलग अलग है, क्या है अलग अलग है सेम है, सेम है ना, तो क्या करोगे आप, एक बार 3 सेम नहीं है अलग अलग है, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, तो क्या बोलोगे 3 माइनस का √8, और डिवाइड में 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस का √8 का स्क्वायर क्या होगा 8, क्या बोलोगे 3 माइनस √8 डिवाइड में क्या होगा 1, और नीचे का 1 हम कुछ मानते हैं तो आप बोल सकते हो सर 3 माइनस का √8। ये इस तरीके से पूरा निकलता है बेटा। ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का आता है, और ऐसा एक क्वेश्चन इस पेपर में है, बट उसका लेवल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ हो रखा है, उतना टफ नहीं आएगा। क्लियर है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर आपको क्या निकालना है, a प्लस 1/a, फिर ये निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो आप। वैसे आपको ये तरीका यूज़ करना चाहिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x² प्लस में 1 का x² प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1/x, x कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 2 1 जा 2, और ये जो 2 है ना इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस करा। अगर आपको ये चीज़ समझना है तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, इसके पीछे करके यहाँ से तो समझ में आ जाएगा। रफ कर दो बेटा। अब बात करेंगे किसकी, अगर आप चाहो तो क्या करोगे, जब भी ऐसा दे रखा है इनका स्क्वायर करो, दोनों को बीच में माइनस कर दो, 1/a आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अगला कराता हूँ। कहता है P की x अक्ष की किससे, x एक्सिस से, तो ग्राफ बना लो भाई। ये कौन सी एक्सिस है, x है, ये कौन सी है, y है। x कौन सी होती है, ये वाली x है, तो क्या कह रहा है इस पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पे होगा बताओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या लेना है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 और -4 -3 -2 -1। पहले कौन होता है x, फिर क्या होता है y,
तो x की वैल्यू क्या है बताओ। वैसे इसका तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो जिसको आता है, बट मैं ग्राफ से बता रहा हूँ। तो x की वैल्यू -4 है तो -4 ये रहा, और फिर क्या y की वैल्यू -3 ये रही। तो कैसे मिलेंगी, दोनों की सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे यहाँ पॉइंट आ गया, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका, यानी कि पॉइंट यहाँ पे है। तो P पॉइंट क्या है भाई, -4, -3। अब क्या पूछा है, किस एक्सिस से, x से पूछ रहा है। x कहाँ पे बताओ, ये x है, ये x है, ये वाली x है। तो x से कितना डिस्टेंस नीचे आ रहे हैं बताओ, 1 2 3, कितना नीचे आ रहे हैं, 3। तो हो गया आपका आंसर। अगर मैं बोलूँ क्या y एक्सिस से, तो y एक्सिस कितना दूर है यहाँ से, ये लाइन है ना सीधी। क्या पूछा था इसने, x एक्सिस से, तो x एक्सिस ये थी ना दोस्तों, ये पॉइंट है। तो नीचे जाने के लिए कितना कहते हैं हम, 3, ठीक है। और y पे जाने के लिए कितना जाओगे, 1 2 3 4, तो यानी कि y से अगर पूछे तो क्या आएगा 4। वैसे इससे कितना है बेटा, 3 यूनिट। तो ये मत बोल देना -3, ठीक है। अच्छा, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर कभी भी डिस्टेंस पूछेगा ना, डिस्टेंस, तो आप क्या करना है, किससे पूछ रहा है, x से पूछ रहा है तो y वाला आंसर होगा, और y से पूछेगा तो क्या होगा, x वाला, बस साइन चेंज होगा। तो ये थोड़ा रटने वाला तरीका मैंने नहीं बताया, आप डायरेक्टली ग्राफ से करो, समझ के करो। अगले में कह रहा है समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी साइड कौन सी होती है भाई, बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल। ये ना समकोण त्रिभुज, सबसे बड़ी वाली साइड ये होती है, इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो इंग्लिश वाले लिख लेना इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। हाइपोटेनस, और इसे क्या बोलेंगे हिंदी में, कर्ण। करना बहुत। और अब कह रहे हैं दोस्तों हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, पहले आप लिखोगे यहाँ पे। हीरोन्स फार्मूला इसने पूछा है, इसने पूछा है इसका एरिया पूछा है, एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल। तो एरिया S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस का C, ठीक है। चलिए ये हो गया, क्लियर है, हो गया आंसर आपका। चलो भाई कर दो।